वेलकम अगेन इन करियर इन्फिनिटी क्लासेस यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, 4 मई को नीट का जो पेपर हुआ था उसका कंप्लीट सोल्यूशन और उसका कंप्लीट पेपर डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो बच्चों आइए देखते हैं, कुछ हट करके हम लोग इसको कर रहे हैं। जैसे कि पहले क्वेश्चन आएगा, फिर उसका कौन सा आंसर सही है और फिर क्यों सही है, उसका पूरा सोल्यूशन जो कि कोई नहीं दे रहा है वो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। बच्चों तो लगे रहिए, वीडियो में देखते रहिए और अपना आंसर मैच करिए। The complex second of mitochondrial electron transport chain is also known as, जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ईटीसी होता है यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसे और क्या बुलाते हैं? कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को बच्चों क्या बुलाते हैं? देखो इसका वैसे तो सही आंसर है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, आंसर सेकंड, लेकिन ये आंसर क्यों नहीं है? देखो, या फिर आपका ये आंसर क्यों नहीं है और ये आंसर क्यों नहीं है? देखिए कॉम्प्लेक्स सेकंड जो है माइटोकॉन्ड्रिया के इलेक्ट्रॉन चेन को हम और क्या बुलाते हैं? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कि सही आंसर था। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज इसको बुलाते हैं कॉम्प्लेक्स 4, जबकि NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 1 कहलाता है। NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 1 कहलाता है। साइटोक्रोम BC1 ये कॉम्प्लेक्स 3 कहलाता है। इसलिए बिल्कुल सही आंसर है इसका सेकंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं ये आपको करा रहा हूं 45 नंबर का सेट। पीसीआर, पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एम्पलीफाई द डीएनए विद द इक्वेशन ऑफ, कौन से इक्वेशन को फॉलो करती है? बच्चों ये डीएनए एम्पलीफिकेशन पर बेस्ड है। और डीएनए एम्पलीफिकेशन कैसे होता है? 1 से 2 बनेगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। इसलिए यहाँ इक्वेशन आना चाहिए 2 की पावर n, 2 की पावर n। तो देखिए जैसे लिखा है सोल्यूशन में, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन डीएनए एज पर इक्वेशन 2 की पावर n वेयर n बराबर नंबर ऑफ साइकिल्स। जैसे अगर 3 बार पीसीआर चली तो 2 की पावर 3 बराबर 8 डीएनए फ्रेगमेंट्स बनेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ बच्चों सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द पोटेंशियल ड्रॉबैक्स इन एडॉप्शन ऑफ आईवीएफ मेथड? आईवीएफ मेथड का ड्रॉबैक क्या है? आईवीएफ मेथड का ड्रॉबैक क्या है बच्चों? हाई फर्टिलिटी, रिस्क टू द मदर, ये तो नहीं है, ये तो ड्रॉबैक नहीं है। एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट एंड रीजेंट्स, ये सही है बच्चों, ये बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। हस्बैंड एंड वाइफ नेसेसरी फॉर द बीइंग डोनर, तो बच्चों ये आपका गलत हो गया। फिर आगे लेस एडेप्शन ऑफ ऑर्फन, यानी अनाथ बच्चे कम अडेप्ट किए जाएंगे। ठीक है भाई बच्चों, ये तो सही लग रहा है, ये ड्रॉबैक में आएगा। फिर उसके बाद फिर ई, नॉट अवेलेबल इन इंडिया, ऐसा तो नहीं कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है आईवीएफ मेथड। फिर आगे पॉसिबिलिटी दैट अर्ली एम्ब्रियो डज नॉट सर्वाइव, हाँ ये हो सकता है कि अर्ली एम्ब्रियो सर्वाइव नहीं करे। ठीक है, तो ये सही है। तो अपना आंसर सही हुआ बी और डी और एफ, यानी बी डी एफ, यानी ऑप्शन फर्स्ट, आंसर फर्स्ट। इसका सोल्यूशन भी नीचे दिया हुआ है, ये देखिए सोल्यूशन बी डी एन एफ आर करेक्ट while A, C and E are incorrect. Husband and wife is not necessary for being donor. IVF is available in India, यानी कि यहाँ पे लिखा था अवेलेबिलिटी नहीं है तो इंडिया में अवेलेबल है, वहां कहता था हस्बैंड और वाइफ नेसेसरी है, ऐसा कुछ नहीं है, नेसेसरी नहीं है। तो ड्रॉबैक्स निकले आपके बी, डी और एफ, जो कि ऑप्शन 1 में था। नेक्स्ट, what is the name of blood vessels that carries oxygenated blood from the body to the heart of the frog? बोल रहा है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आएगा बॉडी से, कहां पर? हार्ट में। किसके हार्ट में? फ्रॉग के हार्ट में। वो किससे लेके आता है? एरोटा से? नहीं, एरोटा से बिल्कुल नहीं आता। पल्मोनरी आर्टरी से? नहीं, पल्मोनरी आर्टरी से भी नहीं होगा। पल्मोनरी वेन तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड नहीं लाता। वेना केवा सही है बच्चों, तो इसका आंसर होगा वेना केवा। और इसका सोल्यूशन है फ्रॉग का हार्ट मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, 3 चैम्बर का बना होता है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम द बॉडी थ्रू द मेजर वेन, मेजर वेन को बोलते हैं वेना केवा, और वेना केवा कैरीज द डीऑक्सीनेटेड ब्लड। और एरोटा और पल्मोनरी वेन ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, जबकि पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड ले जाती टुवर्ड्स द लंग्स। तो इसलिए करेक्ट आंसर हुआ इसका फोर्थ। आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि मैंने बताया था नीट यूजी 2025 का कोड 45 डिस्कस किया जा रहा है। और बच्चों 95 क्वेश्चन, विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफर्स टू द रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी? तो इसका क्या मतलब होता है? रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है फिजिको केमिकल अप्रोच, फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए अगर हम फिजिकल और केमिकल अप्रोच अपनाते हैं तो इसी को बोलते हैं रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। तो हमारा आंसर हो गया पहला, आंसर हो गया पहला।
ये देखिए आंसर हो गया पहला। और देखिए इसमें लिखा भी है द फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, और इसीलिए हमारा आंसर हुआ पहला। इसमें देखिए क्या लिखा था, फिजिको फिजियोलॉजिकल गलत हो गया, इसमें केवल केमिकल गलत हो गया, इसमें बिहेवियरल गलत हो गया। तो ये वाला ज्यादा सही है, अगर आप ध्यान से पढ़ते भी तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, पर हाँ ये शब्द नया है हमारे लिए। नेक्स्ट 96, दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट 1 और 2 पढ़ करके। देखिए इन द आरएनए वर्ल्ड आरएनए इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, बिल्कुल सही है बच्चों। आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है जो इवॉल्व हुआ, और क्यों इवॉल्व हुआ, ताकि इसेंशियल प्रोसेस चलती रहे, ताकि हमारे अंदर जो इसेंशियल प्रोसेस है वो चलती रहे। आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है और कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। आपको पता है कि आरएनए जो होता है, जैसे राइबोसोमल आरएनए, वो कैटलिस्ट की तरह भी काम करते हैं, और वो क्या करते हैं, अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन। तो इसलिए ये बात बिल्कुल सही है। और आरएनए में ऐसी बायोकेमिकल रिएक्शन चलाता है, ठीक है, और वो बहुत ही रिएक्टिव होता है। आरएनए अनस्टेबल होता है, आरएनए स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, इसलिए तो लेबाइल है, लेबाइल यानी चेंज कर लेता है। ये बात बिल्कुल सही लग रही है बच्चों। नेक्स्ट स्टेटमेंट सेकंड में, डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए, बिल्कुल सही है, डीएनए तो इवॉल्व हुआ है आरएनए से, और ये ज्यादा स्टेबल बना दिया गया, ये ज्यादा स्टेबल है, और ये डबल हेलिक्स स्ट्रैंड जैसा होता है, और इसका दूसरा स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री होता है, रेजिस्ट द चेंज बाय इवॉल्विंग द रिपेयरिंग मैकेनिज्म। ठीक है, ये भी सही है, यानी हमारा स्टेटमेंट 1 भी सही लग रहा है, स्टेटमेंट 2 भी सही लग रहा है, ऑप्शन हो गया फर्स्ट। ये देखिए आंसर आया फर्स्ट। और इसमें एक्सप्लेन भी किया है, आरएनए वर्ल्ड में आपने पढ़ा था कि आरएनए पहला जेनेटिक मटेरियल है, और इसके लिए इनफ एविडेंस है हमारे पास, जो हमें ये बताते हैं कि एसेंशियल लाइफ प्रोसेस जैसे कि मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग, एनसीईआरटी की लाइन है, ये सारी आरएनए के इर्द गिर्द घूमती है, और आरएनए पहला जेनेटिक मटेरियल है, और आरएनए कैटलिस्ट की तरह भी काम कर सकता है, और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन को करा सकता है, एंड दैट कैटलाइज द आरएनए नॉट बाय द प्रोटीन एंजाइम। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, एंड डीएनए इज बीइंग डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री और रेजिस्ट चेंज इवॉल्विंग टू रिपेयर भी हो सकता है, इसलिए हमारा दोनों ही आंसर सही है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट था, और ऑप्शन था फर्स्ट। 97 बच्चों, एपीफाइट और मैंगो का एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है। तो इसमें क्या होगा, एपीफाइट्स जो ग्रो करता है ऑन द मैंगो ब्रांच आर द एग्जांपल ऑफ, तो आपने पढ़ा होगा कॉमन सेलिज्म में, आंसर हो जाएगा पहला। और कॉमन सेलिज्म में जो इंटरेक्शन होता है, उसमें एक स्पीसीज को तो बेनिफिट होता है यानी प्लस, और दूसरे को ना तो कोई हार्म और ना ही कोई बेनिफिट, मतलब जीरो, प्लस जीरो को हम बोलते थे कॉमन सेलिज्म, ठीक है ना। और म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा होता था, इसमें एक को घाटा दूसरे को कोई नुकसान नहीं, और प्रेडेशन में एक को फायदा दूसरे को नुकसान। तो उस हिसाब से अपना इसका आंसर हुआ फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, देखिए पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट कौन से है, दिए गए स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने हैं। आइए देखते हैं पहले, द यूकैरियोटिक राइबोसोम 80s, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s। तो बच्चों ये तो सही लग रहा है, ये तो ट्रू है, क्या लिख लेते हैं ट्रू। फिर आगे, ईच राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट, हाँ चाहे 70s हो या 80s है, दोनों में 2 सब यूनिट होती है, ये भी ठीक है। फिर उसके बाद द सब यूनिट, द 2 सब यूनिट ऑफ 80s आर 60s एंड 40s, ये सही है, जबकि 70s में 50 और 30s होती है, ये भी सही है। फिर आगे देखते हैं, द 2 सब यूनिट ऑफ 80s आर 60 एंड 20, गलत हो गया, और 70s में 50 और 20 गलत हो गया, और यहाँ 2 सब यूनिट ऑफ 80 एंड 60s एंड 30s, ये गलत हो गया, और 70s में 50 और 30 गलत हो गया, ठीक है। तो यानी अपना सही हुआ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी ए बी एंड सी, आंसर 1। और इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, यूकैरियोटिक में 80s होता है, प्रोकैरियोटिक में 70s, तो ये पहला वाला स्टेटमेंट हो गया। ये दूसरा वाला देखो सही है, और ये तीसरा वाला 2 सब यूनिट 80s की 60 और 40 और 70s की 50 और 30 होती है, बाकी ये दोनों गलत हैं, इसलिए आंसर हुआ फर्स्ट। XC2 में कौन सा आएगा, कौन सा एग्जाम्पल XC2 का है। तो देखो बच्चों, नेशनल पार्क नहीं होता है, नेशनल पार्क नहीं होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी नहीं होता है, ठीक है, जूलॉजिकल एंड बॉटनिकल गार्डन होता है, और प्रोटेक्टेड एरियाज नहीं होता है, जिन एरिया को प्रोटेक्ट करके हॉट स्पॉट बना दिया गया, सेक्रेड ग्रुप बना दिया गया, ये सब इन सीटू में आता है। तो बच्चों ये इन सीटू में आएगा, ये इन सीटू में, और ये इन सीटू में आएगा, ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है क्या, जूलॉजिकल पार्क और बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क आर द एग्जांपल ऑफ XC2।
यानी कि जूलॉजिकल पार्क हो गया और बॉटनिकल गार्डन हो गए, और वाइल्ड लाइफ सफारी, देखो यहाँ सेंचुरी लिखा है, सफारी जो है वो एक्स सीटू में आता है और सेंचुरी इन सीटू में आता है। उसके बाद सैक्रेड ग्रोव, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब इन सीटू का एग्जाम्पल था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो सोल्यूशन भी मिल रहा है बच्चों, ऐसा और कहीं वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। हम लोग एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, करेक्ट आंसर भी बता रहे हैं और विद सोल्यूशन भी बता रहे हैं। बच्चों अगर इस वीडियो इस का आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डिस्क्रिप्शन में इसको पिन कर दूंगा, तो आपको ये मिल सकता है, इसलिए वीडियो जरूर देखें। और इसी तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का आपको पूरा प्रॉपर सोल्यूशन मिलेगा और पीडीएफ भी मिल जाएगा। 100 given below are two statement. Statement 1, primary source of energy in the ecosystem is solar energy. बिल्कुल सही बात है, प्राइमरी सोर्स जो होता है वो तो सोलर एनर्जी होता है। फिर उसके बाद देखो, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज एन सिस्टम कॉल्ड द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बोल रहा है जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो खाना बनता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, उसे एनपीपी कहते हैं, उसे जीपीपी कहते हैं बच्चों। तो मतलब ये सही हुआ और ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ होना चाहिए ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, यानी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। आंसर मैंने बताया था थर्ड। और ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि प्राइमरी सोर्स तो होता है सोलर एनर्जी, और जीपीपी बोलते हैं, जो बात मैं बता रहा था कि एनपीपी नहीं जीपीपी बोलते हैं। तो जीपीपी में देखो क्या लिखा होता है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट लग रहा है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट लग रहा है, एक्सप्लेन भी कर दिया गया। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला मैचिंग वाला, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करा देना है। देखो एम्फीसीमा, एम्फीसीमा का मतलब रेस्पिरेटरी डिजीज, एल्विलर वॉल डैमेज हो जाएगा और रेस्पिरेटरी डिजीज है, तो ये हो जाएगा सेकंड से, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस में सीवियर चेस्ट पेन होगा, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन जो है सफिशिएंट मात्रा में हार्ट की मसल को सप्लाई नहीं हो पाती, तो इसका हो जाएगा थर्ड आपका। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी इन्फ्लेमेटाइटिस लगा हो मतलब इन्फ्लेमेशन, और कहाँ ग्लोमेरुलस में, तो इसका हो जाएगा कौन सा, इसका हो जाएगा आपका 4। और टिटेनी का मतलब होता है अगर आपकी ब्लड में कैल्शियम की कमी हो गई तो सडन क्या होगा, स्पैज्म क्रिएट हो जाएगा, यानी रैपिड स्पैज्म इन मसल ड्यू टू द कैल्शियम आयन, लो कैल्शियम आयन इन द बॉडी फ्लूइड, यानी फर्स्ट से मैच हो जाएगा। ए का सेकंड इसमें आ रहा है, ठीक है, उसमें भी आ रहा है, अब चेक करते हैं। बी का थर्ड इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, और सी का 4 आ रहा है, और डी का 1, ये सही है। तो आंसर हुआ चौथा, ये दिया हुआ आंसर हो गया चौथा। और देखिए यहाँ पे सही से मैच कराया गया है, एम्फीसीमा डैमेज्ड एल्विलर वॉल से मैच होगा, यहाँ एक्यूट चेस्ट पेन से मैच होगा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में इन्फ्लेमेशन इन ग्लोमेरुलस होता है, और उसके बाद टिटेनी में रैपिड स्पाज्म हो जाता है ड्यू टू लो कैल्शियम आयन इन द ब्लड। तो बच्चों सारी चीज आपको बताई जा रही है विद सोल्यूशन। याद दिलाना चाहूंगा, नीट यूजी 2025 कोड 45 एक्सप्लेन किया जा रहा है। 102 नंबर क्वेश्चन देखिए, एसर्जन रीजन वाला कह रहा है कि एसर्जन क्या है, विंड या वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल। बिल्कुल सही बात है कि विंड और वाटर पॉलिनेटेड वाले एबायोटिक कंपोनेंट है, तो इसके लिए फूल को कलरफुल होना जरूरी नहीं है, और ना ही ये नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस किसके लिए है बच्चों, बायोटिक के लिए, और हम पढ़ रहे हैं एबायोटिक, यानी ये स्टेटमेंट सही लग रहा है, यानी एसर्जन सही लग रहा है। और रीजन, द फ्लावर प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर। बिल्कुल सही बात है कि फ्लावर को बहुत ज्यादा पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि ज्यादातर या तो हवा द्वारा बह जाता है गलत दिशा में, और या तो पानी द्वारा इधर उधर बहा दिया जाता है गलत दिशा में, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बर्बादी होती है, और उस बर्बादी को रोकने के लिए, इसे कंपनसेट करने के लिए बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यानी एसर्जन भी सही है, रीजन भी सही है, पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है एक दूसरे को, क्योंकि इसका इससे कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, यानी एसर्जन एंड रीजन बोथ आर राइट बट नॉट एक्सप्लेनिंग टू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्जन, आंसर 2, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। सोल्यूशन में बच्चों यही लिखा हुआ है कि both wind and water pollinations are not very colorful and not produce nectar. This is because NCERT की लाइन है, rely on the wind or water carrying their pollen grain. Wind and water pollinated do not need to attract the insect, so they did not evolve the produce bright colored flower. Bright colored flower. Next 103. Which of following is the example of non-distilled alcoholic
बेवरेज प्रोड्यूस बाय द ईस्ट, नॉन डिस्टिल्ड में कौन आएगा? बच्चों नॉन डिस्टिल्ड में कौन आएगा? नॉन डिस्टिल्ड में आता है कौन सा? दो आते हैं, एक वाइन और एक आता है बियर। वाइन और बियर नॉन डिस्टिल्ड है और बाकी सारे डिस्टिल्ड है। ठीक है, इसमें दिया हुआ विस्की तो रॉन्ग हो गया, इसमें दिया हुआ ब्रांडी तो ये रॉन्ग हो गया, इसमें दिया है बियर तो ये राइट हो गया, यानी आपका आंसर थर्ड है। चौथा में रम दिया हुआ है तो गलत हो गया, केवल वाइन एंड बियर आर द नॉन डिस्टिल्ड एंड रेस्ट आर द डिस्टिल्ड। देखो लिखा है, सोल्यूशन में लिखा गया है आपके लिए कि वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन वेयर एज द विस्की ब्रांडी रम आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन और फर्मेंट ब्रोथ। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। 104 को देखते हैं। यहाँ देखिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इन द फ्लोरल फार्मूला, ये जो प्लस मार्क है ये जाइगोमॉर्फिक को शो करता है, गलत हो गया, ये एक्टिनोमॉर्फिक को शो करता है। और अगर जी के नीचे ही डंडा है तो ये इंफीरियर ओवरी है, गलत हो गया, सुपीरियर ओवरी होनी चाहिए, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, इन दिस सिंबल द एक्टिनोमॉर्फिक नेचर, सही है, और जी के नीचे डंडा है तो ये सुपीरियर ओवरी हो जाएगा, ये सही है बच्चों। यानी ऊपर वाला बिल्कुल उल्टा लिख दिया था और नीचे वाला बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसलिए हमारा ऐसा स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग एंड स्टेटमेंट 2 इज राइट, ऐसा किस ऑप्शन में दिया है? स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 2 इज राइट, आंसर 4। और यही चीज एक्सप्लेनेशन में देखो लिखा हुआ है, फ्लोरल फार्मूला प्लस इंडिकेट करता है एक्टिनोमॉर्फिक को, जबकि परसेंटेज जैसा दिया हुआ है ये जाइगोमॉर्फिक फ्लावर को इंडिकेट करता है। द सिंबल जी रिप्रेजेंट द गायनोसियम एंड जी के नीचे अगर डंडा है तो ये सुपीरियर ओवरी, जबकि इंफीरियर है तो फिर जी के ऊपर लकीर खींची जाएगी। तो बच्चों इस तरह से हम लोग इसको पहचान जाते हैं। ठीक है, इस तरह से इसे पहचान जाते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। आगे 105, स्ट्रिप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम स्ट्रिप्टोकोकस इज यूज्ड फॉर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से क्वेश्चन है। स्ट्रिप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम स्ट्रिप्टोकोकस इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज किया जाता है? कर्ड प्रोडक्शन के लिए तो बच्चों हम लोग ने लैब को यूज किया था, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अच्छा, एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए हम लोग ने ईस्ट को प्रयोग किया था, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। अच्छा, लिवर डिजीज ट्रीटमेंट के लिए हम लोगों ने ऐसा कुछ विशेष नहीं लिखा एनसीईआरटी में। और रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल, ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसको क्लॉट बस्टर बोला गया था। स्ट्रिप्टोकाइनेज इज द क्लॉट बस्टर। स्ट्रिप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम स्ट्रिप्टोकोकस मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इज द क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट इन द ब्लड वेसल ऑफ पेशेंट हु हैव अंडरगोस मायोकार्डियल इंफारेक्शन, यानी जिनको हार्ट अटैक हो गया है उनको, उनके लिए ये इलाज किया जाएगा। ये देखो, हार्ट अटैक के लिए, हार्ट अटैक की मेडिकल लैंग्वेज है मायोकार्डियल इंफारेक्शन। ठीक है, और लिखा है कर्ड प्रोड्यूस होता है लैब से, एथेनॉल प्रोड्यूस होता है सैक्रोमाइसिस से, जिसको मैंने ईस्ट बोला था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा चौथा और ये आंसर रहा 4। तो बच्चों पेपर कोई बायो का पेपर बिल्कुल बैलेंस और परफेक्ट था। जिसने भी बायो की एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ा है, जैसे हमारे यहाँ के बच्चे, वो तो बायो का पेपर फोड़ के आए हैं। क्रोमोसोम 1 जिसपे हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन, मतलब कौन सा क्रोमोसोम है? तो 1 नंबर क्रोमोसोम, जैसा कि मैंने बताया, जितना नंबर कम होगा, नंबर जितना कम होगा, जैसे मान लो नंबर है 2, तो उस पे कुछ क्रोमोसोम होंगे, नंबर 1 पे सबसे ज्यादा होते हैं। तो जैसे जैसे क्रोमोसोम का नंबर बढ़ता है वैसे वैसे इस पे जो जीन की संख्या है वो लगभग घटती है, उस हिसाब से वाई पे सबसे कम जीन होते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी ने दिया है। और देखो लिखा है विच क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन हैज ए हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन, तो मैंने बताया अभी आपको क्रोमोसोम 1, इसमें देखो नंबर ज्यादा है इसलिए इस पे कम जीन होंगे, इस पे नंबर कम है इसलिए इस पे सबसे ज्यादा जीन होंगे, वाई पे सबसे कम होते हैं और इस पे कितने होते हैं? इसका थर्ड आंसर तो आ रहा है, लेकिन कितने होते हैं आपके एनसीईआरटी लिखा है 2968। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की ये लाइन है, देखो लिखा भी है ह्यूमन जीनोम के अकॉर्डिंग क्रोमोसोम 1 हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ द जीन दैट इज 2968। कई बार ये क्वेश्चन आता है 2896 कर देता है या 2698 कर देता है तो गलत हो जाता है। Which of following is a statement about the location of the male frog copulatory pad? बच्चों मेल फ्रॉग में कॉपुलेटरी पैड पाया जाता है ताकि वो फीमेल को कॉपुलेट कर सके। कॉपुलेटरी पैड हमेशा आगे वाले में 4, आगे वाले जो वो होते हैं हाथ, उनमें 4 पाए जाते हैं उंगलियां, और पीछे वालों में 5 उंगलियां होती हैं और वेब्ड होते हैं ताकि ये तैर सके है पानी के अंदर। और जो पहला वाला फिंगर है, 4 लिम्ब का पहला वाला फिंगर है, वहीं पर पैड पाए जाते हैं और कॉपुलेशन में मदद करते हैं। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्ब, सेकंड डिजिट ऑफ 4 लिम्ब, फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्ब, ये है फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्ब, इसमें लिखा था हिंड लिम्ब, इसलिए ये गलत हो गया। इसमें देखो
इसमें देखो 4 लिम्ब लिखा था लेकिन सेकंड डिजिट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पे लिखा है, गलत हो गया। हिंड लिम्ब तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, सेकंड डिजिट तो है नहीं, तो हो जाएगा फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्ब, आंसर 4। और लिखा भी है इन मेल फ्रॉग कॉपलेटरी पैड इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द 4 लिम्ब एंड दैट इज एब्सेंट इन द फीमेल फ्रॉग। और इसीलिए हम फ्रॉग का सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कर सकते हैं, मतलब उसे देख करके आसानी से पहचाना जा सकता है। प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन 108 नंबर। 108 में विच ऑफ फॉलोइंग फाइटो हार्मोन प्रमोट्स द न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन व्हिच हेल्प इन द डिले ऑफ द लीफ सेनेसेंस इन द प्लांट। लीफ सेनेसेंस में कौन सा लीफ सेनेसेंस को रोक रहा है, डिले कर रहा है और न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को बढ़ा रहा है? ऐसा कौन सा होता है बच्चों? ऐसा होता है आपका साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, देखो इथाइलिन होगा नहीं, एब्सिसिक एसिड तो ये स्ट्रेस कंडीशन में निकलता है, जिबरलिक एसिड होगा नहीं, तो आंसर आएगा साइटोकाइनिन। एक्सप्लेनेशन देखिए, साइटोकाइनिन ही एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है, यानी एपिकल डोमिनेंस को खत्म करता है, और दे प्रमोट द न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन व्हिच हेल्प्स इन द डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस, यानी ये न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को बढ़ा देता है। न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन जितना होगा, जो बुढ़ापा है वो देर में आएगा, यानी कि जो सेनेसेंस है वो घटेगा। आंसर हो गया चौथा। 109, while trying to find out the characteristic of newly found animal, a research did not histology of the adult animal and observed a cavity with the presence of mesodermal tissue towards the body wall, but no mesodermal tissue was observed towards the alimentary canal. What could be the possible coelom of that animal? Possible coelom क्या होगा उस एनिमल का? देखो क्या कह रहा है, अगर कोई व्यक्ति नया नया एनिमल देख रहा है और उसके बाद रिसर्चर जो थे उन्हें एक ऐसी हिस्टोलॉजी मिली कि एडल्ट एनिमल में उन्हें कैविटी दिखी जो मीजोडर्म की बनी थी टुवर्ड्स द बॉडी वॉल, बट नो मीजोडर्मल टिश्यू वर ऑब्जर्व टुवर्ड्स द एलिमेंट्री कैनाल एंड विच कुड बी पॉसिबल सिलोम ऑफ द एनिमल। मतलब वो ये कहना चाहता है मीजोडर्म तो थी लेकिन यहाँ एलिमेंट्री कैनाल के पास मीजोडर्म नहीं थी, यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल के पास नहीं थी, ये स्किन ये एलिमेंट्री कैनाल ये यानी बिखरी हुई मीजोरम थी पर यहाँ नहीं थी एलिमेंट्री कैनाल के पास। तो ये बच्चों स्यूडोसिलोमेट में होता है। स्यूडोसिलोमेट। बच्चों एक वर्ड आया साइजोसिलोमेट, ये क्या होता है? तो देखो आंसर तो पता चल गया कि सेकंड होगा। स्यूडोसिलोमेट का मतलब होता है कि कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म, यानी अभी बोला है नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म, यानी नो मीजोडर्म टिश्यू, ठीक है। इंस्टेड मीजोडर्म टिश्यू इज प्रेजेंट अलोंग द बॉडी वॉल एंड टुवर्ड्स द नॉट टुवर्ड्स द गट, यानी गट की तरफ नहीं होता, बॉडी वॉल के पास होता है। साइजोसिलोमेट क्या होता है? जब मीजोडर्म पहले से ही दो भागों में फटा हुआ, दो भागों में बटा हुआ या फटा हुआ हो, तो ये लिखा हुआ है साइजोसिलोम्स आर द एनिमल whose coelom और बॉडी कैविटी डेवलप्स मिडिल पार्ट ऑफ द मीजोडर्म, यानी मीजोडर्म को बीच से चीर दिया जाए या फाड़ दिया जाए, दो भागों में बट जाए बिल्कुल मिडिल जर्म लेयर से एम्ब्रियो की, तब इसे बोलेंगे। ए सिलोमेट का तो मतलब समझ रहे हो, सिलोम एब्सेंट होना, और स्पॉन्जोसील इज द कैविटी सेंट्रल कैविटी ऑफ द स्पॉन्जेस, ठीक है, जो इसका यूनिक कैरेक्टर है, तो इस हिसाब से अपना आंसर हुआ सेकंड। बच्चों एक मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। हेड जो है, हेड के अंदर क्या होगा? हेड के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, ये 4 से मैच हो जाएगा। मिडिल पीस जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया रिच होता है तो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, थर्ड हो जाएगा। एक्रोसोम जो होता है बच्चों उसके अंदर एंजाइम होता है, वो फर्स्ट से मैच हो जाएगा। और टेल जो होता है, टेल स्पर्म को मोटालिटी देता है, फ्लैजिला का बना होता है, सेकंड हो जाएगा। ए का 4, बी का थर्ड, सी का 1 और डी का सेकंड, आंसर फर्स्ट आंसर फर्स्ट। देख लो, स्पर्म का हेड जो है उसके अंदर इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। मिडिल पीस के अंदर न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एक्रोसोम कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एंजाइम भरा होता है जो फर्टिलाइजेशन में मदद करता है। टेल जो होता है वो स्पर्म को मोटालिटी देता है और फर्टिलाइजेशन में मदद करता है। तो आपको हर क्वेश्चन का बच्चों सोल्यूशन भी मिल रहा है और हर चीज मिल रही है। स्पेशली आपको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है जब फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले सर इसको एक्सप्लेन करेंगे और वो वीडियो अपलोड होगा। 111 नंबर, गिवन बिलो द स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ द टेरिडोफाइट्स अरेंज द फॉलोइंग स्टेज इन द करेक्ट सीक्वेंस। सबसे पहले क्या होगा बच्चों? सबसे पहले टेरिडोफाइट्स में क्या होता है? सबसे पहले प्रोथैलस स्टेज नहीं आएगी, सबसे पहले होगा आपका मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। हमेशा पहले स्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है, ठीक है, मियोसिस यानी रिडक्शनल डिवीजन, तो ये हो जाएगा सबसे पहले बी। और बी के बाद क्या हो जाएगा बच्चों? बी के बाद वो जो उसके ऊपर ये प्रोथैलस जो है
वो क्या प्रोथेलस स्टेज बनाएगा, बी जो है वो प्रोथेलस स्टेज बनाएगा, यानी ए हो जाएगा। और ए के बाद फिर क्या हो जाएगा, अब बनेगा इस पे आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया, यानी डी हो जाएगा। और फिर होगा उनका फर्टिलाइजेशन, फिर होगा उनका ट्रांसफर ऑफ एंथीरोजोइट्स आर्चिगोनिया, यानी कि अब ट्रांसफर होगा ये, यानी ई आ जाएगा। और ई के बाद लास्ट में क्या हो जाएगा बच्चों, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, यानी सी आ जाएगा। ऐसा बी ए डी ई सी, बी ए डी ई सी, आंसर 1। और देखो टेरिडोफाइट्स में करेक्ट सीक्वेंस क्या दिया हुआ है, सबसे पहले बी अवस्था आएगी, उसके बाद ए अवस्था आएगी क्योंकि स्पोर प्रोथैलस बनाता है, उसी के ऊपर आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम बनते हैं, यानी डी स्टेज आ जाएगी। और फिर उसके बाद एंथीरोजोइट्स जो होता है मल्टी फ्लैजिलेटेड होता है टेरिडोफाइट्स में, तो वो मूव करके जाएगा कहां पर, आर्चिगोनियम के माउथ तक, तो आर्चिगोनियम के माउथ तक चला जाएगा। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होने लगेगा और उसके बाद सही आंसर हो जाएगा बी ए डी ई सी, जो कि आंसर 1 में था। कार्डियक कैविटी ऑफ द हार्ट इज रेगुलेटेड बाय, कार्डियक कैविटी हार्ट की कैसे रेगुलेटेड होती है। हाँ बच्चों, ऐसे नोड एवी नोड इनसे तो होती है, यानी नोडल टिश्यू तो करेक्ट आंसर होगा ही होगा। और देखो और कह रहा है कि ए हो गया स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लांगेटा, हाँ मेडुला ऑब्लांगेटा में स्पेशल सेंटर भी होता है, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और एड्रीनल मेडुला के हार्मोन तो हार्ट बीट को कंट्रोल करते ही हैं, क्योंकि वहां पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का डायरेक्ट कंट्रोल होता है, आप जानते ही हो। अच्छा, एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन इसको अफेक्ट नहीं करते, तो कौन सा करेक्ट आंसर हुआ, करेक्ट आंसर हुआ ए बी एंड सी ओनली फर्स्ट, तो यानी आंसर हो गया फर्स्ट। वही चीज यहाँ लिखी है कि नॉर्मल कार्डियक साइकिल या एक्टिविटी ऑफ द हार्ट इज रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, एनसीईआरटी की लाइन है, और यानी ऑटो रेगुलेटेड होता है, और नोडल टिश्यू होते हैं। और उसके बाद हेंस द हार्ट इज मायोजेनिक, हार्ट कैसा होता है, मायोजेनिक। और उसके बाद एक स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लांगेटा कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। और मैंने अभी बोला था सिंपैथिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज कर देता है हार्ट बीट रेट को एंड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को, एंड देयर बाय कार्डियक आउटपुट को कंट्रोल करता है। पैरासिम्पैथेटिक घटाता है हर चीज को, और कार्डियक आउटपुट को भी घटाता है, ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हुआ फर्स्ट। 113 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट फिक्स द नाइट्रोजन, कौन सा नाइट्रोजन फिक्स नहीं करता बच्चों। एजोटोबैक्टर आपके एनसीईआरटी में दिया है, माइक्रोसिन ह्यूमन वेलफेयर में, ऑसिलिटोरिया एनाबीना भी दिया हुआ है, नॉस्टॉक तो करते ही करता है, वॉलवॉक्स बच्चों एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, तो वॉलवॉक्स नहीं करता है, वॉलवॉक्स तो कॉलोनियल ग्रीन एल्गी होता है, तो यानी करेक्ट आंसर हो गया डी ओनली, यानी कि वॉलवॉक्स कभी नहीं करता है। देखिए एजोटोबैक्टर, एजोस्पिलियम, ऑसिलिटोरिया, ये सारे नॉस्टॉक ये सब फिक्स करेंगे, लेकिन वॉलवॉक्स कभी नहीं करेगा। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया बच्चों, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1 कहता है कि ट्रांसफर आरएनए यानी टीआरएनए और आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए डू नॉट इंटरेक्ट विद एमआरएनए। बच्चों अगर इंटरेक्ट करेगा ही नहीं एमआरएनए के साथ तो फिर प्रोटीन बनना संभव नहीं है, इसलिए तो ये तो गलत लग रहा है, ये रॉन्ग हो गया। फिर बोल रहा है आरएनए इंटरफेरेंस आरएनए आई ऐसी टेक्निक है जो सभी यूकैरियोटिक सेल में होती है और सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म का तरीका है। हाँ बच्चों ये सही है, ये आपका सही है। इसका मतलब क्या सही आंसर हुआ, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, आंसर 4, यानी आंसर हो गया 4। लिखा है बोथ आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए इंटरेक्ट विद एमआरएनए, यानी गलती क्या थी यहाँ पे, नॉट लिखा था इसलिए मैंने इसको रॉन्ग मान लिया। अच्छा फिर कह रहा है आरएनए आई टेक्निक जो है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की, ये सेलुलर डिफेंस में होती है और सभी यूकैरियोटिक सेल में होती है, बिल्कुल सही, एनसीईआरटी की लाइन है, बायोटेक से क्वेश्चन दिया गया है। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन दिया था इन्होंने बोला है अगर इन्होंने बोला है, मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन ही पूरा। बोल रहा है कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर ई कोली के अंदर यहाँ पर जीन को इंसर्ट कर दिया, सिलेक्टेड जीन को इंसर्ट कर दिया, तो आपको पता है यहाँ हो जाएगा इंसर्जनल इनएक्टिवेशन। अगर इंसर्जनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा तो ये रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी बन जाएगी, और रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी जो होती है उसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा, इसीलिए वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करके कलर नहीं देगा। इसका मतलब सही आंसर अगर स्टेटमेंट पूछ रहा है हमसे तो यही होगा कि ये कोई कलर नहीं देगा, और कोई कलर नहीं देगा मतलब व्हाइट कलर देगा। आइए देखते हैं, कह रहा है इन अबव क्वेश्चन प्लाज्मिड एन एलियन पीस ऑफ डीएनए इंसर्टेड एट ई कोली ECOR1 साइट, व्हिच ऑफ फॉलोइंग स्ट्रेटजी विल बी चूजन, सेलेक्ट द रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी। रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी को सेलेक्ट करने की क्या टेक्निक है, देखो हमने ECOR1 पे डाल दिया है जीन को,
तो अब क्या हो जाएगा, यूजिंग एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन मीडियम प्लेट, नहीं ये मेथड काम ही नहीं करेगा। क्यों सर, क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ ना तो हमने यहाँ पे जीन को इंसर्ट किया है और ना ही वहां पे इंसर्ट किया है, तो इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, और मैंने अभी बोला था कलर से पता चलेगा, तो कलर वाला ऑप्शन तो है ही नहीं यहाँ पे। फिर आगे देखो ब्लू कलर होगा, देखो अगर ब्लू कलर हो गया तो ब्लू कलर वाली कॉलोनी जो होती है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट वाली होती है। क्यों? अगर मान लो ब्लू कलर तब आता जब यहाँ पर जीन इंसर्ट नहीं होता और तब ये वाला एंजाइम बनता, अगर ये वाला एंजाइम बनता तो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करता और कलर दे देता। लेकिन चूंकि यहाँ पर इंसर्जनल इनएक्टिवेशन हो गया है तो यहाँ पर जीन है, इसका मतलब ये एंजाइम इनएक्टिव हो गया है, इसका मतलब यहाँ पर एंजाइम बन ही नहीं रहा है, और अगर एंजाइम नहीं बनेगा तो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करके कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा, मतलब ये भी आंसर गलत हो गया। तो देखो अगर वो व्हाइट कलर दे रहा है तो बिल्कुल सही है, मैंने अभी बोला था व्हाइट कलर देगा, यानी कोई कलर नहीं देने को व्हाइट बोला है। ब्लू कलर देगा, गलत हो गई। ठीक है, देखो एक्सप्लेनेशन देखो, आंसर तो आपका आ गया थर्ड। अब इसको पढ़ के देखिए, करेक्ट आंसर होगा व्हाइट कलर वाली कॉलोनी, वो सेलेक्टेड है। सिंस ए पीस ऑफ एलियन डीएनए इज बीइंग इंसर्टेड एट सी इको R1, मतलब बोल रहा है कि जो आपने डीएनए डाला है, जीन डाला है, इको R1 साइड पे डाला है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन जो होगा वो इंसर्जनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा। दिस जीन इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द ब्लू कलर कॉलोनी, ये जीन जो था वो ब्लू कलर बनाता था, बट चूंकि यहाँ इंसर्जनल इनएक्टिवेशन हो गया है तो व्हाइट कलर बनाएगा, ब्लू की जगह व्हाइट बनाएगा। एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस इन द गिवन डीएनए विल रिमेन इंटैक्ट, यानी डीएनए जो एम्पिसिलिन वाला है और टेट्रासाइक्लिन वाला वो तो वैसे का वैसा ही है, उसको तो हमने छेड़ा भी नहीं। इसका मतलब वहां पर डीएनए को एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस देगा, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। Which of following genetic engineering organism are used by the Eli Lilly to prepare human insulin? ह्यूमन इंसुलिन जो बनाया गया था, कौन सी कंपनी ने बनाया था? 1983 में एली लिली कंपनी, अमेरिकन कंपनी थी, उसने बनाया था। उसने क्या कहां पर बनाया था? उसने बनाया था ECOR, वो ई कोली पे, ई कोली पे बनाया था। देख लो 1983 में एली लिली जो कि अमेरिकन कंपनी थी, उसने 2 डीएनए के स्ट्रैंड बनाए, ए और बी के, और उसका नाम दिया ह्यूमन इंसुलिन, और उसके बाद इंट्रोड्यूस कर दिया प्लाज्मिड ऑफ ई कोली जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में टू प्रोड्यूस द इंसुलिन चेन, और इससे इंसुलिन चेन बना ली। इस तरह से इसका आंसर हुआ बैक्टीरियम। ये बच्चों आपके बायो मॉलिक्यूल के एंजाइम वाले सेक्शन से क्वेश्चन लिया गया डायरेक्टली। देखो सेम चीज है एनसीईआरटी की, एक सबस्ट्रेट था ग्रुप से जुड़ा हुआ था, दूसरा सबस्ट्रेट एस हैस्ट है या एस डैश एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब देखो इसने क्या किया, जब ये एंजाइम क्लास, इस क्लास का एंजाइम काम करेगा तो एस अलग हो जाएगा और एस डैश के साथ ये ग्रुप जुड़ जाएगा। तो बच्चों इसका मतलब ये बात हुई कि ये ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा है, और ग्रुप ट्रांसफर करने वाले को एनसीईआरटी ने लिखा है ट्रांसफरेज, जो कि आपके ऑप्शन में है थर्ड। ये देखो थर्ड आंसर, थर्ड, और बाकियों को भी एक्सप्लेन किया गया है। देखो ये देखो इसका नाम था ट्रांसफरेज। जबकि लाइगेज क्या करता है? लाइगेज लिंक करता है दो कंपाउंड को, जैसे कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, या फिर कार्बन नाइट्रोजन। और लाइएज क्या करता है? लाइएज कैटलाइज द रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम द सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस लीविंग द डबल बॉन्ड, ये भी एनसीईआरटी में दिया है। और हाइड्रोलेज क्या करता है? हाइड्रोलिसिस बॉन्ड को तोड़ता है, हाइड्रोलिसिस करता है। जितने पाचक एंजाइम होते हैं वो बच्चों किसको बिलोंग करते हैं? वो बिलोंग करते हैं हाइड्रोलेज को। तो हमारा आंसर हुआ transferase. 118. Find out the statement that is not correct with regard to the structure of monocot stem. monocot stem के लिए कौन सा चीज सही नहीं है? नॉट करेक्ट बोला है। देखो हाइपोडर्मिस पैरेनकाइमेटस, हाइपोडर्मिस पैरेनकाइमेटस होती ही नहीं। देखो फार्मूला एक बताया था, DCMS, डाइकॉट स्टेम में कोलेन काइमा की बनी होती, मोनोकॉट स्टेम में स्क्लेरेन काइमा की बनी होती। फार्मूला है DCMS। तो ये देखो हाइपोडर्मिस पैरेनकाइमेटस, ये तो वैसे ही गलत हो गया। वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होता है मोनोकॉट स्टेम में, सही है, ये सही है। वैस्कुलर बंडल आर कंजॉइंड एंड क्लोज, सही है। ओपन तो होता नहीं है, ओपन का मतलब होता है वैस्कुलर बंडल के बीच में वो कैम्बियम रिंग पाई जा रही है, जबकि मोनोकॉट में कैम्बियम रिंग नहीं होती, सही लिखा है। फ्लोएम पैरेनकाइमा एब्सेंट होता है मोनोकॉट में, सही है। तो उस हिसाब से नॉट करेक्ट कौन सा हुआ? पहला। अगर यहां लिखा होता हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस तो सही हो जाता। एक्सप्लेनेशन में देखिए, मोनोकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है, आंसर हो गया पहला। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। बच्चों जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि ब्रायोफाइट्स की लाइफ एक स्पोर से चालू होती है। तो सबसे पहले देख लो स्पोर कहां पे आ रहा है, स्पोर कहां पे आ रहा है?
स्पोर बच्चों इसमें कहीं दिया नहीं है, ठीक है। दिया भी है तो वो ये रिडक्शनल डिवीजन वो बाद में होगा। अटैचमेंट ऑफ गैमेटोफाइट टू द सबस्ट्रेटम, पहले होगा बी, यानी पहले बी कहाँ पे आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं फिर उसके बाद बी के बाद क्या हो जाएगा, बी के बाद फिर बच्चों सबस्ट्रेटम से गैमेटोफाइट जुड़ गया, और जब सबस्ट्रेटम से गैमेटोफाइट जुड़ गया तो अब क्या होगा, रिलीज ऑफ एंथीरोजोइट्स इनटू द वाटर। अब रिलीज हो जाएगा एंथीरोजोइट्स वाटर में। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यानी बी के बाद ई आएगा, बी के बाद ई आएगा, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद फ्यूजन ऑफ एंथीरोजोइट्स विद द एग, यानी ए आएगा, यानी इसमें भी ए आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है। देखो यहां तक बिल्कुल सेम चल रहा है। अच्छा अब आगे चलते हैं, अब आगे क्या कह रहा है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद स्पोरोफाइट बन जाएगा, जब एन एन मिलेगा तो 2n बनेगा, 2n को बोलते हैं स्पोरोफाइट। यहां देखो चेंज हो गया, यहाँ सी आ रहा है जबकि यहाँ आना चाहिए डी, सही है। और बाद में लास्ट में रिडक्शनल डिवीजन हो जाएगा इस स्पोरोफाइट में, तो रिडक्शनल डिवीजन होगा तभी तो स्पोर बनेगा, यानी सी आंसर हो गया थर्ड। केवल लास्ट में चेंज कर दिया, वहां था डीसी और यहाँ था सीडी, बस उतने से ही क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता। देखो लिखा है सबसे पहले अटैचमेंट होगा गैमेटोफाइट टू द सबस्ट्रेटम, फिर रिलीज ऑफ एंथीरोजोइट्स इनटू द वाटर, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, फ्यूजन ऑफ एंथीरोजोइट्स विद द एग और फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट और रिडक्शनल डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर। तो बच्चों इस तरीके से सीक्वेंस ये आ गया। देखो व्हाट इज करेक्ट, कौन सी चीज करेक्ट है, तो करेक्ट देखते हैं। कंप्यूटेड टोमोग्राफी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग डिटेक्ट द कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन, एनसीईआरटी की बिल्कुल सही लाइन है कि सीटी स्कैनिंग से हम क्या कर सकते हैं, कैंसरस सेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कीमोथेरेपेटिक्स ड्रग्स आर यूज्ड टू किल द नॉन कैंसरस सेल, नहीं, कैंसरस सेल को किल करने के लिए यूज की जाती है। अल्फा इंटरफेरॉन एक्टिवेट द कैंसर पेशेंट इम्यून सिस्टम एंड हेल्प द डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर, अल्फा इंटरफेरॉन एक्टिवेट कर देता है कैंसरस पेशेंट इम्यून सिस्टम को, इससे क्या हो जाता है, उस डिस्ट्रॉय करने में मदद मिलती है, सही है। और कीमोथेरेपेटिक्स ड्रग्स आर द बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर, नहीं, अल्फा इंटरफेरॉन को बायोलॉजिकल मॉडिफायर रिस्पांस मॉडिफायर माना गया है। इन केस ऑफ ल्यूकीमिया ब्लड सेल्स का काउंट घट जाता है, नहीं, ल्यूकीमिया में ब्लड सेल का काउंट बढ़ता है क्योंकि कैंसर है, और कैंसर में क्या होता है, हमेशा सेल का नंबर बढ़ता है। तो अभी तक हमारा सही हुआ, करेक्ट हुआ ए और सी, ए एंड सी, करेक्ट ऑप्शन पूछा है ना, हाँ ए एंड सी फोर ओनली, ये देखिए ए एंड सी फोर ओनली। और देखो स्टेटमेंट ए एंड सी आर करेक्ट वाइल बी डी आर इनकरेक्ट, और ये सब मैंने पहले बता दिया क्यों इनकरेक्ट था, क्या गलती थी। 121 नंबर, मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू, लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच कराना है। तो देखिए लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच कराना है, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर मैच होगा आपका इससे, सेंट्रोमियर मैच होगा आपका सेल मूवमेंट से, सेल मूवमेंट से मैच होगा, यानी कि आपका, रुकिए, नहीं सीलियम मैच होगा सेल मूवमेंट से, तो ये हो जाएगा आपका ए का, हाँ सेल डिवीजन से करो, गलत, सेंट्रोमियर तो ये है ना, तो यहीं से स्पिंडल फाइबर जुड़े होते हैं, तो सेंट्रोमियर सेल डिवीजन से मैच हो जाएगा, सही है। सेकंड सीलियम मैच हो जाएगा सेल मूवमेंट से, थर्ड से मैच हो जाएगा। अच्छा क्रिस्टा मैच होता है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर वॉल जो फोल्डेड हो जाती है, यानी फर्स्ट से। और सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड बाइलेयर, बाइलेयर होती है, यानी फोर। तो ए का सेकंड, ए का सेकंड इसमें भी है, इनमें भी है। बी का थर्ड, बी का थर्ड इनमें भी है और किसी में नहीं है। सी का, इसमें सी का फर्स्ट, तो सी का फर्स्ट हो जाएगा, और उसके बाद डी का फोर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा चौथा, आंसर इज फोर। ये देखिए सेंट्रोमियर सेल डिवीजन से, सीलियम हेल्प इन द सेल मूवमेंट, क्रिस्टा जो है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, और सेल मेम्ब्रेन जो होता है इज अ फास्फोलिपिड बाइलेयर, फास्फोलिपिड बाइलेयर, ये इससे हो जाएगा। लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच कराना है, लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच कराना है, तो ये हो जाएगा आपका क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए किस कलर का होता है, क्लोरोफिल ए हो जाएगा ब्लू ग्रीन, यानी हाँ ब्लू ग्रीन।
तो ए का हो जाएगा थर्ड, ए का हो जाएगा थर्ड। क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन यानी फर्स्ट। उसके बाद जेंथोफिल, जेंथोफिल येलो कलर का होता है यानी सेकंड। और कैरोटीनाइड्स येलो टू येलो ऑरेंज यानी फोर। अब मैच कराइए ए का थर्ड, ए का थर्ड, ठीक है, ए का थर्ड इसमें भी आ रहा है, ए का थर्ड इसमें भी आ रहा है, और ये और ये तो कैंसिल हो गया। अब ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का फोर, आंसर सेकंड। तो ये आया आंसर, आंसर सेकंड। और ये देखो इधर सही मैच करा दिया गया जो मैंने आपको बताया था। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। देखते हैं। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन आर फॉर्म्ड एट द 12 वीक। हाँ, तीसरे महीने तक या 12 वीक्स तक मेजर ऑर्गन्स बन चुके होते हैं, तो ये तो सही है बच्चों। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन फॉर्म्ड एट द 8 वीक। अब देखो या तो ये बात सही होगी या तो ये बात सही होगी, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि सेम ही बात दो बार कह रहा है अलग अलग, तो कोई एक तो गलत है, ये वाला गलत है। ह्यूमन हार्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर 1 मंथ ऑफ गेस्टेशन, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इन ह्यूमन प्रेगनेंसी लिम्स एंड डिजिट्स डेवलप एट द एंड ऑफ सेकंड मंथ, बाय द एंड ऑफ सेकंड मंथ, ये भी सही है कि सेकंड मंथ के आते आते लिम्स और उंगलियां बन जाती हैं। इन प्रेगनेंसी इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑब्जर्व्ड ओनली इन द 5th मंथ, हाँ ये सही है कि 5th मंथ में वो बाल बनते हैं नहीं, लेकिन ये पूछा है हेयर्स, ऑब्वियसली अगर हेयर्स ऑन द हेड बोलता तब ये सही होता, तो ये गलत हो गया क्योंकि बॉडी पे हेयर लगभग 6 मंथ में बनते हैं। तो पूछा है कि कौन सा सही है, सही हुआ पहला ए सी एंड डी, ए सी एंड डी, ए सी एंड डी, एक मिनट, करेक्ट पूछा है ना, ए सी एंड डी ओनली, ए सी डी ओनली। अच्छा, ई अपीयरेंस इज यूजुअली, अच्छा पहली बार बोला है ह्यूमन में हेयर और यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन द 5th मंथ, हाँ सही है, तो ये भी सही हो गया आपका क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो यानी हो गया आप ए, फिर उसके बाद सी डी और ई, ए सी डी एंड ई ओनली, ये वाला आंसर हो गया आपका चौथा। और ये वही चीज लिखी हुई है जो मैंने आपको बताया, आफ्टर 12 मंथ मोस्ट ऑफ द सिस्टम नॉट 8 वीक। फिर उसके बाद ये भी हो गया बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ उंगलियां और लिम्स डेवलप हो जाएंगे। फर्स्ट फिटल एंड हेयर्स ऑन द हेड इज यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ, ये सही है। नेक्स्ट, इन सीड the seed of cereal, the outer covering of endosperm separates the embryo by a protein rich layer, protein rich layer, एंडोस्पर्म को प्रोटीन रिच लेयर एक कवर करती है, उस लेयर का नाम क्या होता है? उस लेयर का नाम कोलियोपेटाइल तो नहीं होता, कोलियोराइजा भी नहीं होता, इंटेगोमेट भी नहीं होता, एलुरोन लेयर होता है। तो एलुरोन लेयर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन और एंडोस्पर्म को घेरती है। और कहीं भी एल्यूरो वर्ड आए तो प्रोटीन, एमाइलो वर्ड आए तो स्टार्च। ये फिगर से सीधे सीधे क्वेश्चन ले लिया था। ए और पी और डी, पी है प्रॉक्सिमल कन्वर्टेटिबल और डी है डिस्टल कन्वर्टेटिबल। तो अगर आप अपनी एनसीईआरटी को चेक करोगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि ये वाला आंसर सही है, सेकंड। क्यों? क्योंकि आपको देखोगे इधर 3 चीजें, इधर 2 चीजें अंदर जा रही, इधर 3 चीजें, इधर 2 चीजें अंदर जा रही, ठीक है, आंसर आ जाएगा सेकंड। ये देखो सेकंड, और यहाँ पे देख लो ये बताया गया है कि पीसीटी से सेलेक्टिव सिक्रीशन होता है H+ आयन का, अमोनिया का और K+ आयन फिल्ट्रेट का। DCT is capable of reabsorption of bicarbonate ion and selective secretion of हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनिया। ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन था बच्चों, ABC बोल रहा था। ए क्या है देखो इधर, ए है मोटर, ठीक है, एनसीईआरटी का फिगर है। सी है फोम ब्रेकर, यानी सी है फोम ब्रेकर। ए है फ्लैट ब्लेड इंपैलर, फ्लैट ब्लेड इंपैलर। डी है स्ट्राइल एयर। उस हिसाब से आपका क्या सही हो जाएगा, उस हिसाब से आपका सही हो जाएगा कौन सा फोम ब्रेकर है। तो फोम ब्रेकर कौन सा हो गया बच्चों, फोम ब्रेकर पूछा है सी, यानी आंसर हो जाएगा सी, चौथा। एसर्जन रीजन वाला क्वेश्चन, ठीक है, क्या पूछा है, एसर्जन क्या है, ए टिपिकली अनफर्टिलाइज्ड एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो एट मैच्योरिटी 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल, यानी 8 न्यूक्लियस होते हैं, 7 सेल होती है। ये बात तो सही है बच्चों। और लिखा है एग एपरेटस में 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है, एग एपरेटस में 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है। एग एपरेटस में कि सेंट्रल सेल में, सेंट्रल सेल में सर, तो ये गलत हो गया आपका। देखो
यानी बोथ असर्जन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। आंसर थर्ड, असर्जन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। ये देखो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, और पोलर न्यूक्लियाई जो होता है वो सिचुएटेड होता है बिलो द एग apparatus इन द लार्ज सेंट्रल सेल। Spatial membranous structure in prokaryotic cell which helps in cell wall formation, DNA replication and respiration। ये स्पेशल जो स्ट्रक्चर होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, इसका नाम होता है मीजोसोम। और मीजोसोम जो होता है ये ढेर सारे काम करता है। यानी आंसर हो गया 1, मीजोसोम इज द मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन बैक्टीरियल सेल दैट हेल्प्स इन द सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड कंटेन एंजाइम्स फॉर रेस्पिरेशन। तो ये बात सही है बच्चों। ये देखिए क्या पूछा गया है, यूकैरियोटिक सेल में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट कौन कौन से होंगे। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट कौन कौन से इसमें, ठीक है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री एमआरएनए टू द साइटोप्लाज्म प्रायर टू स्प्लाइसिंग। ट्रांसपोर्ट ऑफ, ये तो गलत हो रहा है, ये नहीं होगा। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन, ये तो सही है, सही है, बी होगा। एडिशन ऑफ मिथाइलेटेड ग्रुप एट 5' एंड ऑफ एचएनआरएनए, एडिशन ऑफ ये होगा, ये तो होगा। उसके बाद एडिशन ऑफ एडेनिन रेसिड्यू एट 3' एंड ऑफ एचएनआरएनए, हाँ ये भी होता है एडेनिन। और बेस पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रीज ऑफ आरएनए, ये नहीं होगा आपका। तो कौन सा सही हुआ, सही हुआ बी, सी और डी ओनली, बी सी एंड डी ओनली, आंसर सेकंड। सोल्यूशन देखिए, कह रहा है कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल में 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहले मॉडिफिकेशन ऑफ 5' एंड बाई कैपिंग, एक तो ये होता है, दूसरा टेलिंग होता है, तीसरा स्प्लाइसिंग होता है, ठीक है। तो 3 स्टेप होता है। बेस पेयरिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए इज नॉट अ इवेंट ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, यानी कि बेस पेयरिंग जो होता है 2 कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का, वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल में नहीं आता। हेंस बीसीटी आर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन इवेंट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। व्हाट इज द पैटर्न ऑफ पॉलीजेनिक ट्रेट, पॉलीजेनिक ट्रेट कौन सा पैटर्न फॉलो करता है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस नहीं करता, क्योंकि मेंडल साहब ने इसे एक्सप्लेन ही नहीं किया था, ये तो पोस्ट मेंडेलियन घटना है। यानी कि नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न को ये करता है, ये नहीं करता। ऑटोसोमल डोमिनेंट करेगा नहीं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव पैटर्न करेगा नहीं। क्या लिखा है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेट कंट्रोल्ड बाय 2 or more जीन। when human disorder are determined by the mutation in the single gene, then they are transmitted to offspring as per Mendelian principle। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न पर डिपेंड करता है, सही है। विच ऑफ फॉलोइंग एंजाइम कंटेन हीम एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, आपके एनसीईआरटी के एंजाइम वाले सेक्शन में दिया है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक के बने होते हैं, और वो टाइटली लिंक रहते हैं, ठीक है, वो टाइटली लिंक रहते हैं अपने एपो एंजाइम से, ठीक है। और वो हीम नाम का जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो पाया जाता है कहाँ पे, कैटालेज और पेरोक्सीडेज में। तो आंसर आएगा चौथा, कैटालेज। कार्बोनिक एनाइड्रेज फास्टेस्ट है, और रुबिस्को के बारे में तो आप जानते ही हो, और सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज के बारे में आपने सुना है, ये आपने पढ़ा होगा वहां पे जब आपने पढ़ा है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में। तो मैलोनेट इसे आकर के ब्लॉक कर देता है। इन पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज the catalyzed breakdown of hydrogen to water and oxygen, heme is the prosthetic group of the part of the active site। और जिंक पाया जाता है कार्बोनिक एनाइड्रेज में। रुबिस्को जो होता है बायोस्फीयर का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मोस्ट प्रोटीन है। सक्सिनेट मैंने आपको बताया था, सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम से काम करेगा, और मैलोनेट इसे आकर के इनहिबिट कर देता है। इनको हमें मैच करना है। अरेंज द करेक्टर ऑफ किंगडम प्रपोज बाय विटेकर, यानी 5 किंगडम के अकॉर्डिंग इनको इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी के अनुसार इनको अरेंज करना है। तो यानी पहले देखो मोनेरा आता है, फिर प्रोटिस्टा आता है, फिर ये आते हैं। तो आइए चेक करते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, ये तो फंजाई के लिए है बच्चों, काइटिन की जिक्र कर रहा है। हेट्रोट्रॉप विद टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, एनिमल की बात करने लगा। प्रोकैरियोट सेल विद पॉलीसेकेराइड एंड अमीनो एसिड, मोनेरा की बात करेगा। यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉप विद टिश्यू या ऑर्गन लेवल, प्लांटी की बात कर रहा है। यूकैरियोटिक विद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये प्रोटिस्टा की बात कर रहा है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो प्रोटिस्टा की बात कर रहा है। मतलब सबसे पहले आना चाहिए मोनेरा, यानी कि सी,
सबसे पहले सी आना चाहिए, हाँ ये सी आ रहा है, इसमें भी सी। फिर उसके बाद सी के बाद फिर मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा आना चाहिए यानी ई, ई इसमें भी आ रहा है। फिर आना चाहिए उसके बाद फंजाई, इसमें भी आ रहा है ए। अच्छा उसके बाद फिर आना चाहिए फंजाई के बाद प्लांटी, ये है यानी कि डी, तो ये डी इसमें आ रहा है, यहाँ डी बाद में आ रहा है, तो ये रॉन्ग हो गया, ये करेक्ट हो गया। और ये देखो बाद में एनिमल ये आ जाएगा, तो यानी आ जाएगा आंसर 2 आ जाएगा। और ये इसका एक्सप्लेनेशन है, मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी, फिर एनिमेलिया। अच्छा ये थोड़ा सा बाहर से क्वेश्चन आया था, पर ये बहुत बाहर नहीं है, इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है। तो ये इंडियन फादर पूछा गया इकोलॉजी के, तो इंडियन फादर जो थे वो थे रामदेव मिश्रा। तो रामदेव मिश्रा इज द इंडियन फादर, ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएगा सेकंड, रामदेव मिश्रा इज नोन एज फादर ऑफ इकोलॉजी इन द इंडिया। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है, तो लिस्ट 1 से 2 को मैच कराइए। हर्से एंड चेस ने क्या कहा था, डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल कंफर्म किया था, यानी कि ए का हो जाएगा आपका, ए का हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा 4। यू क्रोमेटिन लूजली पैक्ड होगा, यानी कि बी का हो जाएगा 3। और वो हेट्रोक्रोमेटिन डेंसली पैक होता है, यानी सेकंड हो जाएगा। अच्छा फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पर वर्क किया था, यानी कि फर्स्ट, यानी ए का 4, ए का 4, हाँ ए का 4, बी का थर्ड, और सी का 1, डी का सेकंड, आंसर थर्ड, ये रहा थर्ड। और लिस्ट को देखो मैच भी करा दिया गया। ये पहला जेनेटिक मटेरियल कंफर्म किया था हर्से एंड चेज ने। दूसरा बताया गया यूक्रोमेटिन लाइटली स्टेन्ड होता है, लूजली पैक्ड होता है। ग्रिफिथ ने सेलेक्ट किया था डिफरेंट टाइप के स्टेन को, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी वाले को। हेट्रोक्रोमेटिन डार्कली स्टेन होता है और टाइटली पैक्ड क्रोमेटिन होता है, ठीक है। नियोप्लास्टिक करेक्टराइजेशन ऑफ द सेल रिफर्स टू, तो नियोप्लास्टिक आपने मैलिग्नेंट वाले ट्यूमर में पढ़ा था, बेनिंग वाले ट्यूमर में नहीं पढ़ा था। यानी मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल, ये तो सही है, रिलेटेड है इससे। रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल, ये भी सही है क्योंकि बहुत तेजी से ग्रोथ होगी। इन्वेशन ऑफ डैमेज टू द सराउंडिंग टिश्यू, ये बात सही है कि जो आसपास के टिश्यू हैं वो डैमेज होते चले जाएंगे। अच्छा लिखा है कन्फाइंड टू लोकेशन, ये तो आपने बिनिंग ट्यूमर के लिए पढ़ा है, यानी कि कौन सा सही है, ए बी एन सी ओनली, और ए बी एन सी ओनली सेकंड में है, आंसर सेकंड हो गया। और देखो लिखा है द करेक्ट आंसर विल बी ए बी एन सी ओनली, और एक्सप्लेनेशन दिया गया है, नियोप्लाज्म इज द जनरल टर्म फॉर एनी एबनॉर्मल growth of tissue. Neoplastic characterize of the cell refers to the mass of proliferating cell, rapid in growth of cell, invasion and damage to the surrounding tissue, and cancer specifically refers to the malignant neoplasm which are cancerous and invasive. Winning tumor जो होता है confined रहता है ओरिजिनल लोकेशन पर, इसलिए D is not included in the answer. D include नहीं किया गया है। स्टेटमेंट 1-2 वाले क्वेश्चन, the DNA fragment extracted from the gel electrophoresis used in construction of rDNA, जो DNA आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से निकाला है वो यूज होगा rDNA टेक्नोलॉजी में, सही है। स्मॉलर जितना DNA होगा वो एनोड के करीब होगा, और जितना बड़ा टुकड़ा होगा वो वेल के करीब होगा, हाँ तो ये भी बात सही है, यानी दोनों ही स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, ठीक है। और ये ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया हुआ है, तो आंसर हो गया फर्स्ट। और यही बात सोल्यूशन में लिखी हुई है, क्या है कि द कटिंग ऑफ डीएनए बाय द restriction endonuclease result in the formation of DNA. These fragments can be separated by the technique called gel electrophoresis. The separated band of DNA are cut out from the agarose gel and extracted from the gel piece. This step is called as elution, and the DNA fragment purified in the way used in construction are DNA by joining with them with the cloning vector. ठीक है। और ये भी बोला गया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए को सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू साइज बाय द सीविंग इफेक्ट, यू नो वेरी वेल, प्रोवाइडेड बाय द एग्रोस जेल, हेंस द स्मॉलर जितना टुकड़ा होगा उतनी दूर भाग जाएगा कैथोड से, और किसके करीब भाग जाएगा, एनोड से। तो छोटा टुकड़ा अगर आपको प्राप्त करना है तो आप एनोड से लेंगे, और बड़ा टुकड़ा आपको प्राप्त करना है तो आप कैथोड की तरफ से लोगे। 137 नंबर क्वेश्चन, लिस्ट 1 से 2 को मैच करा लेना है, आइए देखें।
एडिनोसिन लगा हुआ है, देखो बच्चों सीन लगा हो या डीन लगा हो वो होता है न्यूक्लियोसाइड। तो यहाँ पे है कहीं साइड, हाँ थर्ड, ए का हो जाएगा थर्ड। नाइलिक एसिड या डाइलिक एसिड लगा हो तो ये न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा सेकंड, ये सेकंड हो जाएगा। और एडेनिन, एडेनिन तो आपको पता है नाइट्रोजनस बेस है, फर्स्ट हो गया। और एलेनिन, एलेनिन एक अमीनो अम्ल है, यानी कि 4 हो गया। अब आप देखो कौन से किससे मैच कर रहा है, ए का थर्ड, ए का थर्ड, ठीक है, ए का थर्ड पहले में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तीसरे में भी आ रहा है। बी का सेकंड, बी का सेकंड, बी का सेकंड इसमें भी आ रहा है। अच्छा सी का वन, सी का वन इसमें नहीं आ रहा है, सी का वन इसमें आ रहा है, डी का 4, यानी आंसर थर्ड हो गया। ये देखो आंसर आ गया थर्ड। अच्छा और सोल्यूशन वही है, एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड है, नाइलिक एसिड है लगा है, न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है, प्यूरिन है। और एडेनी एलेनिन, एलेनिन अमीनो एसिड है जिसमें आर की जगह मिथाइल ग्रुप रखा जा सकता है, आर की जगह मिथाइल ग्रुप रख दोगे तो एलेनिन बन जाएगा, एनसीईआरटी की लाइन है। कंसीडर द फॉलोइंग, इसको कंसीडर करना है, रिडक्टिव डिवीजन ऑफ ह्यूमन फीमेल, रिडक्टिव डिवीजन ऑफ ह्यूमन फीमेल गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट अर्लियर देन द मेल गैमेटोजेनेसिस। मतलब जो रिडक्शनल डिवीजन होता है, रिडक्टिव डिवीजन जो होता है ह्यूमन फीमेल में पहले प्रारंभ होता है मेल की तुलना में, सही बात है, बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। द गैप बिटवीन द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड सेकंड मियोटिक डिवीजन इज मच शॉर्टर फॉर द मेल कंपेयर टू द फीमेल, यानी कि फीमेल में जो होता है गैप बिटवीन द शॉर्ट होता है, यानी हाँ फीमेल में शॉर्ट होता है, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट डिवीजन एंड सेकंड डिवीजन शॉर्टर फॉर मेल एज कंपेयर टू फीमेल, हाँ ये बात देखो जरा, पहले क्या हुआ, पहला बात जो होता है डिवीजन फीमेल में वो पहले हो जाता है, और जो बाद वाला होता है वो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि गैप ज्यादा हो गया। लेकिन मेल के केस में क्या होता है, पहले ही दोनों साइमल्टेनियसली हो जाता है, पहले मियोसिस 1 बाद में मियोसिस 2। तो क्या कह रहा था, गैप बिटवीन द फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन एंड सेकंड म्यूटिक डिवीजन काफी छोटा होगा मेल में, किसकी तुलना में, फीमेल की तुलना में, तो ये बात भी सही हो गई। फर्स्ट पोलर डिवीजन इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी यूसाइट होना चाहिए बच्चों, गलत हो गया, प्राइमरी यूसाइट लिखा है। एलएच हार्मोन का जो सर्ज है वो एंडोमेट्रियम को तोड़ने लगता है और उससे ब्लीडिंग होती है, गलत। एलएच सर्ज से कभी ब्लीडिंग नहीं होती, बल्कि एलएच सर्ज से ओव्यूलेशन होता है, यानी ओवम बाहर आता है, और ओवम बाहर आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर, तो याद रखिएगा। तो आंसर हो गया इसका ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, यानी आंसर 1 हुआ। देखो लिखा है ए एंड बी आर ट्रू व्हाइल सी एंड डी आर फॉल्स। और फर्स्ट पोलर बॉडी मैंने बताया था सेकेंडरी यूसाइट से संबंधित है, और जबकि बताया था एलएच सर्ज जो होता है ओव्यूलेशन से संबंधित है, और जब डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरॉन लेवल होता है लुटियल फेज के समय तभी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग टूटती है और तभी अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेट्स आर, आपकी एनसीईआरटी की सारी लाइन है, जितने साइक्लोस्टोमेट्स के लिविंग मेंबर हैं दे ऑल लिविंग मेंबर्स आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन द सम्फिसिस, ऑन सम्फिसिस, यानी कि आंसर हो जाएगा एक्टोपैरासाइट चौथा। फिर से एक असर्जन रीजन का क्वेश्चन है, देखो प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्गी apparatus is to package the material made by the endoplasmic reticulum and deliver the intracellular target and the outside the cell। मतलब कह रहा है प्राइमरी फंक्शन है गोल्गी apparatus का पैकेजिंग करना, और पैकेजिंग करने के बाद चीजों को क्या करना, या तो कहीं डिलीवरी कर देना उसकी टारगेट प्लेस पर, या तो सेल के बाहर निकाल देना, ये तो सही है। वेसिकल्स कंटेनिंग मटेरियल मेड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द सिस फेस, सिस फेस से फ्यूज होता है और उसके बाद और मॉडिफाई हो जाता है और ट्रांस फेज से उसको रिलीज कर दिया जाता है, ये बात भी सही है, यानी दोनों चीजें सही हैं। देखो असर्जन भी सही है, रीजन भी सही है, पर एक्सप्लेनेशन नहीं है। आंसर हो जाएगा सेकंड। वही चीज यहाँ पर सोल्यूशन में दी हुई है कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्गी apparatus टू पैक द मटेरियल मेड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डिलीवर टू द intracellular target outside the cell। This statement is correct and the reason statement is also correct। Golgi apparatus remain close association with ER here, assertion and reason both are correct but not correctly explaining to each other। ये देखिए, ये आपको मैच कराना है, तो आइए देखते हैं क्या होगा आंसर। स्कूटेलम, स्कूटेलम बोलते हैं कोटिलेडन ऑफ मोनोकॉट सीड को, यानी सेकंड से मैच होगा। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड डाइकॉट का होता है, यानी ग्राउंड नट हो जाएगा, थर्ड से मैच हो जाएगा।
एपीब्लास्ट, एपीब्लास्ट पेरिस्पर्म, पहले देखो पेरिस्पर्म जो होता है वो होता है परसिस्टेंट न्यूक्लियस, यानी ये हो जाएगा फर्स्ट। अब ये देखो सी का हो जाएगा आपका ये फोर्थ, रूडिमेंट्री कोटिलिडन एपीब्लास्ट फोर्थ। ऐसा कोई ऑप्शन है? ऐसा ऑप्शन ढूंढते हैं। ए का सेकंड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, बी का थर्ड, सी का फोर, डी का वन, यानी करेक्ट आंसर इज वन। ये करेक्ट आंसर इज वन, क्योंकि स्कूटेलम मोनोकॉट में कोटिलिडन को बोलते हैं, ग्राउंड नट नॉन एल्ब्यूनस था जो कि डाइकॉट है। उसके बाद आपको बताया गया एपीब्लास्ट इज अ रूडिमेंट्री कोटिलिडन इन द मोनोकॉट सीड और पेरिस्पर्म इज द परसिस्टेंट न्यूक्लियस। ये सब मैंने आपको बताया। 142 नंबर, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, आपको बताना है कैसा है। सारे वर्टिब्रेट्स को कॉर्डेट कहते हैं, बस सारे कॉर्डेट को वर्टिब्रेट नहीं कहते। ये बात सही है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। एनसीईआरटी की लाइन है, द मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा, तो इसके पास नोटोकॉर्ड होती है एम्ब्रियोनिक पीरियड में, एंड नॉट रिप्लेस्ड बाय द कार्टिलेजिनस एंड बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट्स। गलत, रिप्लेस हो जाना चाहिए, तो ये गलत है, यानी असर्जन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। असर्जन एंड रीजन करेक्ट बोला है ना। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट, हाँ सही है। द मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पोसेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड एंड द नॉट नहीं लिखा, एक मिनट, एंड नोटोकॉर्ड इज, हाँ नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय, तो सही है। तो ये भी सही हो गया, दोनों ही सही हुए, यानी आंसर हो गया सर्जन एंड रीजन दोनों सही है, और एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, क्योंकि यहाँ नॉट नहीं था, वो छुपा हुआ था, वहां नोटोकॉर्ड लिखा हुआ है, इसीलिए ये हो गया फर्स्ट। 143 में देखिए क्या है, नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा करेक्ट नहीं है? द ईच एंटीबॉडी हैज टू लाइट एंड टू हैवी चेन, ये तो करेक्ट लग रहा है, हमें पूछा है नॉट करेक्ट। द हैवी एंड लाइट चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, हैवी और लाइट को आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड ने जोड़ा था, बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद बोल रहा है एंटीजन बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड ऑन सी टर्मिनल ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। सी टर्मिनल पर नहीं होती बच्चों, एन टर्मिनल पर होती है, एन टर्मिनल पर, तो ये गलत हो गया। अच्छा, कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी एंड लाइट चेन आर सी टर्मिनल ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, हाँ ये सही है। तो देखो यहाँ लिखा भी है, हर एक एंटीबॉडी में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 2 छोटी 2 बड़ी, और दोनों आपस में जुड़ी, इसको बोलते हैं H2L2, आपस में जुड़ी होती है डाइसल्फाइड बॉन्ड से। और ये देखो जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल होता है एंटीजन बाइंडिंग साइट, वो एन टर्मिनल पर होता है, यहाँ लिखा था सी टर्मिनल, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। Silencing of the specific mRNA is possible via the RNAi because of complementary double stranded RNA। इसकी वजह से साइलेंसिंग किसकी वजह से होती है? कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंड आरएनए, गलत। साइलेंसिंग होती है कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, नॉट डीएनए। तो यहाँ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए सही है, और इनिबिटरी सिंगल स्ट्रैंडेड गलत, कॉम्प्लीमेंट्री टीआरएनए गलत, नॉन कॉम्प्लीमेंट्री एसएसआरएनए गलत। तो कौन सा? यही तो आरएनए आई बनाता है, यही तो आरएनए आई बनाता है, लिखा है आरएनए आई टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। याद करो, ये लाइन भी आ चुकी है इसी साल। उसके बाद इन्वॉल्व द साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए टू द कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए दैट बाइंड्स टू द ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए, सही है। बोल रहा है जीन आर एंड वाई इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में आपने यूज किए थे। अगर आर राउंडेड येलो सीड बना रहा है, ये वाला रिंकल्ड सीड बना रहा है, तो व्हाट विल बी द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन? क्या होगा F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो? बच्चों फिनोटिपिक रेशियो तो फिक्स ही रहता है, 9:3 S23 S21। तो आंसर हो जाएगा ये थर्ड। तो आंसर सीधे सीधे थर्ड आ रहा है, इसमें कोई भी टफ काम नहीं था। ये सोल्यूशन आपने देखा, ये तो वैसे ही है सीधे सीधे। हिस्टोन आर इनरिच्ड विद, एनसीईआरटी 12th का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला क्वेश्चन है, और उसमें दिया हुआ है साफ साफ कि हिस्टोन आर रिच इन लाइसिन और आर्जिनिन, जो कि बेसिक अमीनो एसिड है। तो लाइसिन और आर्जिनिन रिच होता है, जो कि दोनों ही बेसिक है। यहाँ ल्यूसिन और लाइसिन लिखा था, गलत। फिनाइलएनिलीन और ल्यूसिन लिखा है, गलत। फिनाइलएनिलीन और आर्जिनिन लिखा है, गलत। आंसर 1 होगा। यूकैरियोट्स में पैकेजिंग ऑफ डीएनए ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, एंड दिस सेट ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए लाइट मॉलिक्यूल, 8 होना चाहिए, 8 मॉलिक्यूल कॉल्ड द हिस्टोन ऑक्टामर,
and they are rich in the basic amino acid that is lysine and arginine. एनसीईआरटी का लाइन है, यहीं से उठाया हुआ है मैंने. The first menstruation is called as, फर्स्ट menstruation को बुलाते हैं क्या? फर्स्ट menstruation को बुलाते हैं बच्चों मिनार्की, और लास्ट वाले menstruation को बुलाते हैं मीनोपॉज. फर्स्ट स्टार्ट होती है लगभग प्यूबर्टी में, और लास्ट वाली होती है लगभग 50 की उम्र में खत्म. तो ये होती है फर्स्ट, उसको बोलते हैं मिनार्की. ये देखो लिखा है, फर्स्ट बिगिंस एट द प्यूबर्टी कॉल्ड मिनार्की. और ओव्यूलेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें सेकेंडरी oocyte बनेगा फ्रॉम द मैच्योर ग्राफियन नहीं रिलीज होगा सेकेंडरी oocyte फ्रॉम मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल. और ह्यूमन बीइंग में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है 50 की उम्र में खत्म होती है, उसे बोलते हैं मीनोपॉज. और डायाफॉस जो होती है वो इस अवस्था है जिसमें डेवलपमेंट अरेस्ट हो जाता है, जैसे जू प्लैंकटन इत्यादि में पाया जाता है. तो इसका करेक्ट आंसर हुआ सेकंड, मिनार्की. लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करा के सही आंसर देना है. बच्चों हार्ट से एएनएफ निकलता है, एंटी एट्रियल नेट्रियोरेटिक फैक्टर, यानी थर्ड हो जाएगा. किडनी से एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन निकलता है, यानी ये फर्स्ट हो जाएगा. अच्छा, जीआईटी से निकलता है बच्चों सिक्रीटिन, यानी कि फोर्थ हो जाएगा. और डी एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है एल्डोस्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड. ए का थर्ड दिख रहा है, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का सेकंड. तो आंसर हो गया चौथा. और ये मैच करा दिया सीधे सीधे. प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एज, प्रोटीन पोर्शन को क्या बुलाते हैं बच्चों? प्रोटीन पोर्शन को बुलाते हैं एपो एंजाइम. अभी मैंने कुछ देर पहले आपको डिस्कस किया था, उसे बोलते हैं एपो एंजाइम. आंसर हो जाएगा थर्ड. और बताया था प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक होता है और टाइटली लिंक्ड होता है. और कैसा होता है? टाइटली लिंक्ड. और जबकि ये कैसा होता है, को एंजाइम जो होते हैं और को फैक्टर, इसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स आपको बता दिए गए. जैसे यहाँ चेक करिए क्या बोला गया है. द नंबर ऑफ केस इन विच नॉन प्रोटीनस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसको कोफैक्टर बोलते हैं. नॉन प्रोटीनस क्या बोलते हैं? कोफैक्टर. और लिखा है ये बाउंड करता है एंजाइमेटिक से, उसको एक्टिव बना देता है. इस जगह पर प्रोटीन पोर्शन जो होता है वो एपो एंजाइम कहलाता है. चलो, क्योंकि पूछा गया था. 3 टाइप के कोफैक्टर होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, को एंजाइम और मेटल आयन. प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है वो टाइटली बाउंड होता है एपो एंजाइम से. को एंजाइम भी ऑर्गेनिक होते हैं लेकिन वो ट्रांजिएंटली बाउंड होते हैं. और मेटल आयन सीधे मेटल होते हैं, जैसे जिंक इज द मेटल आयन ऑफ द प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज और कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक्सेट्रा. अब इन्होंने क्या बोला है? प्रोडक्टिविटी वाला बच्चों क्वेश्चन है. विच ऑफ फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम. प्रोडक्टिविटी बच्चों दो तरह से निकाली जाती है, या तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, या तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, और या तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. तो यानी कि क्या हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, क्योंकि ग्राम वाला तो उसमें दिया, तो ग्राम पर मीटर दिया है और पर ईयर दिया नहीं है. यहाँ किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब दे दिया है, मीटर पर मीटर क्यूब दे दिया है, वो गलत हो जाएगा. चौथा सही है, इसलिए लिखा है द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी. और ये या तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर देखेंगे, या तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो आपके एनसीईआरटी का बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, और स्वीट पोटैटो और पोटैटो एनालोगस का एग्जांपल है. और वो एनालोगस एग्जांपल हमेशा शो करता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को, यानी एनालॉगी और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट, ये देखो लिखा है. स्वीट पोटैटो इज द रूट मॉडिफिकेशन, व्हाइट पोटैटो इज द स्टेम मॉडिफिकेशन. बोथ हैव द सेम function. Analogous structure are not anatomically similar structure, though they perform the similar function. Analogous structure are the result of convergent evolution, or homologous organ are anatomically similar but they do not perform similar function. Homologous organ are the result of divergent evolution. ये थोड़ा क्वेश्चन बच्चों सबको टफ लगा, तो जरा यहां से पहले तो आप सिंबल वही पहचानिए. यहां देखो, यहाँ F0 जनरेशन है, F0, F2, F3. तो यहाँ आपको ये सब कुछ इसने दे दिया है. और ये यहाँ पर देखोगे तो सारा रहस्य आज छुपा हुआ है. कंसेजेनियस मैरिज हो रही है, कंसेजेनियस मैरिज हो रही है. तो इसका देखो जरा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है. क्वेश्चन पूछा क्या है? कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ पेडिग्री फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड हैविंग नो डिजीज. प्रोबेबिलिटी बतानी है जिसको कोई डिजीज ना हो, बीइंग ए कैरियर हैज द डिजीज. कह रहा है कैरियर एंड बीइंग ए कैरियर बने कहां पे? F3 जनरेशन में कौन कैरियर बनेगा और उसको डिजीज नहीं होगी, उसका कितना चांस है?
तो देखो बच्चों, इस पेडिग्री का इसका जरा एक्सप्लेन किया मैंने। क्या बोला है? कंसेजेनियस मेटिंग हो रही है, कंसेजेनियस मेटिंग हो रही है और एक फीमेल और एक मेल के बीच हो रही है। तो ये देखो, यहाँ कंसेजेनियस मेटिंग हो रही है और ये कैरियर का सिंबल है, देखो कैरियर बोला है, और ये इसको डिजीज हो रहा है, मतलब एक्स पे सी और एक्स पे वाई। देखो जरा, एक एक्स पे सी और एक्स, क्योंकि कैरियर ऐसे लिखा जाता है, ये कैरियर है, और दूसरा इसकी मैरिज हुई एक्स पे सी और वाई पे, क्योंकि ये रोग, ये इसका जीनोटाइप ये हुआ, इसका जीनोटाइप ये हो गया। अब इनका चेकर बोर्ड बना लो भाई साहब। जब चेकर बोर्ड बनाओगे तो एक्स सी एक्स, इसका एक्स सी वाई, यहां से देखो एक्स सी एक्स सी एक्स सी एक्स सी, ठीक है, कलर ब्लाइंड हो गया। हमें क्या चाहिए? कैरियर वाला चाहिए। अब ये हो गया एक्स सी वाई, मतलब डिजीज मेल हो गया। अब ये एक्स सी एक्स हो गया और ये एक्स वाई हो गया। तो कितने आए कैरियर? कितने आए कैरियर? कैरियर तो ये आया, ये देखो, यानी आंसर हो जाएगा 4 में से 1। देखो 1 2 3 4, 4 में से 1 कैरियर है और अनअफेक्टेड होगा, यानी 1/4 आंसर होगा फर्स्ट। देखो लिखा है F1 जनरेशन में कैरियर फीमेल थी, नॉन अफेक्टेड कैरियर मेल था, ठीक है, नॉन अफेक्टेड नॉर्मल नॉट कैरियर, ठीक है, अफेक्टेड मेल था। दैट मींस जेनेटिक डिसऑर्डर इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। ये देखो, यहां से पता चल रहा है कि जेनेटिक डिसऑर्डर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। अब क्या बोला गया? अब उनकी जब हमने मैरिज कराई तो हमने कंसेजेनियस मैरिज कराई, कंसेजेनियस मैरिज कराई तो एक फीमेल थी, उसका जीनोटाइप पता चल गया, एक मेल था, उसका जीनोटाइप पता चल गया। अब टोटल जीनोटाइप पता चल गया, चेकर बोर्ड बना लिया। चेकर बोर्ड बनाने के बाद आपको अनअफेक्टेड चाहिए था, आउट ऑफ 4 ओनली 1 इज कैरियर, यानी 1/4, यानी कि 1/4 हो जाएगा, 1/4, और निकाला था हम लोगों ने। अब देखते हैं सर्जन रीजन वाला क्वेश्चन। Surgeon, the cell of tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. यानी सेल जो है tapetum की, उसका dense cytoplasm है और जनरली more than one nucleus है, more than one nucleus है। और यानी ये बात बिल्कुल सही है, आपके एनसीईआरटी की लाइन है। दूसरा, presence of more than one nucleus in the tapetal cell increase the efficiency of nutrient nourishing the developing microspore mother cell, ठीक है, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये गलत है, माइक्रोस्पोर मदर सेल को नहीं नरिश करता है, वो करता है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को मदद करता है, या माइक्रोस्पोर को मदद करता है, मदर सेल को नहीं लिखा है। यहाँ पे ये गलत हो गया, यानी कि असर्जन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, आंसर 3। और एक्सप्लेनेशन देखिए, सेल ऑफ टेप्टम सेल डेंस साइटोप्लाज्म वाली होती है और एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। बिकॉज ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियस कैपिटल सेल इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ नरिशिंग द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। ये बात सही है। डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स, नॉट मदर सेल, तो मदर सेल गलत था। नेक्स्ट आगे देखिए 154, हाउ मेनी meiotic and mitotic divisions need to occurs for the development of a mature female gametophyte from the megaspore mother cell in the angiospermic plant? एंजियोस्पर्मिक प्लांट में कितने माइटोटिक और मियोटिक डिवीजन होंगे? तो कितने मियोटिक होंगे? देखो मियोसिस तो 1 ही होती है, तो ये वाला कैंसिल करो और नो मियोसिस वाला कैंसिल करो। अब बचा आपका दूसरा और तीसरा, दूसरे और तीसरे में। अब आपको याद होगा कि फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक की बात कर रहा है। अगर एम्ब्रियो सैक की बात कर रहा है तो आप बताओ उसके अंदर 7 सेल और 8 न्यूक्लियस होता है, 8 न्यूक्लियस। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस और 3 एंटीपोडल सेल, 1 सेंट्रल सेल और 3 हो गई एग एपरेटस। तो यहाँ पर ये हो गया, तो 1 मियोसिस चाहिए और 3 बार माइटोसिस चाहिए, ये वाला सही, क्योंकि 1 बार मियोसिस होगी, फिर उसके बाद 1 माइटोसिस, फिर दूसरी माइटोसिस, फिर तीसरी माइटोसिस, तब जाकर के आपका फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा। लिखा हुआ है मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक, ये सिंगल मेगास्पोर मदर सेल से बनता है और ये बनाने के लिए 1 मियोसिस और 3 माइटोसिस की जरूरत पड़ती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ जाइगोमॉर्फिक फ्लावर? जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का एग्जांपल है बच्चों पीजी इन बायोकेमिस्ट्री यानी पीजीबीसी, और एक्टिनोमॉर्फिक एग्जांपल है सीडीएमए फोन यानी सीडीएमए। अब इसका पूरा मतलब समझो, जाइगोमॉर्फिक का ये उदाहरण है, एक्टिनोमॉर्फिक का ये उदाहरण है, पीजी इन बायोकेमिस्ट्री यानी पी गुलमोहर, बीन, कैसिया, तो ये आपका ठीक है। जाइगोमॉर्फिक का एग्जांपल कौन सा है? तो आप देखो पी,
पी आ गया आपका, पी से पी गुलमोहर, बीन्स, कैजिया। अच्छा बाकी देखो जरा, सी से चिली, डी से धतूरा, एम से मस्टर्ड और ए से एक्टिनोमार्फी। तो देखो चिली हुआ, धतूरा हुआ, ठीक है ना। अब पिटूनिया सोलेनेसी में होता है, उसमें भी बच्चों देखो क्या होता है, एक्टिनोमार्फिक। तो यानी क्या हो जाएगा, थर्ड। जाइगोमार्फिक का उदाहरण है पी। तो देखो लिखा जाइगोमार्फिक फ्लावर को दो इक्वल हाफ्स में एक प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं और वो बायलैटरल सिमेट्री के समान होता है। पी में जाइगोमार्फिक होगा, सीडीएम में एक्टिनोमार्फिक होगा और पिटूनिया में तो आपको पता ही है एक्टिनोमार्फिक होगा। क्वेश्चन नंबर कहां गया, ये 156। After maturation, primary lymphocyte organ, the lymphocyte migrate to interaction with antigen to the second lymphoid organ. Like तो second lymphoid organ में कहाँ चला जाता है, जैसे चला जाता है, कहाँ पर चला जाता है, थाइमस। थाइमस तो प्राइमरी था, बोन मैरो भी प्राइमरी होता है, स्प्लीन यहाँ ये, यानी ये हो जाएगा आपका सी डी एंड ई, सी डी एंड ई, सी डी एंड ई है ऑप्शन में, हाँ सी डी एंड ई ओनली। चौथा देखो प्राइमरी में दो आते हैं, एक तो आएगा बोन मैरो, दूसरा थाइमस, और सेकेंडरी में बाकी सारे आ जाते हैं। बाकी सारे कौन, बाकी सारे जैसे स्प्लीन, लिम्फ नोड, पेयर्स, पैचेस, स्मॉल इंटेस्टाइन और अपेंडिक्स, ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में ही जाके इंटरेक्ट करता है वो। फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, पिग फ्रूट, पिग फ्रूट जो होता है, पिग फ्रूट इज ए नॉन वेजिटेरियन फ्रूट एज इट हैज इनक्लोज फिग रैप इन इट। तो ठीक है, ये बात तो सही लगती है। उसके बाद क्या बोला था, फिग फ्रूट इज नॉन वेजिटेरियन फ्रूट, मतलब नॉन वेजिटेरियन मतलब नॉन वेज फ्रूट है, गलत हो गया, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन फ्रूट कैसे हो जाएगा, हैज ए फिग वेस्प इन इट, नहीं ऐसा नहीं है। फिग वेस्प एंड फिग ट्री एग्जिबिट, तो ये गलत हुआ ना। और ये स्टेटमेंट सेकंड, फिग वेस्प एंड फिग ट्री दोनों म्यूचुअल रिलेशनशिप है, और फिग वेस्प कंप्लीट लाइफ साइकिल इन फ्रूट एंड पॉलिनेटेड बाय द इट। पूरा इधर से देखिए कुछ छुपा तो नहीं। फिग फ्रूट इज नॉन वेजिटेरियन फ्रूट एंड हैज इनक्लोज्ड वेस्प इट, गलत हो गया। फिग वेस्प एंड फिग ट्री एग्जिबिट म्यूचुअल relationship with the wasp complete its life cycle and fig fruit pollinated by the wasp। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहले गलती क्या क्या, ये देखो वेजिटेरियन फ्रूट था, नॉन वेजिटेरियन नहीं, पहली गलती। दूसरी गलती है पहला स्टेटमेंट गलत है, और लिखा है स्टेटमेंट सेकंड जो है वो करेक्ट नहीं, क्योंकि फिग इन्फ्लोरेसेंस होना चाहिए, ना कि फिग प्लांट लिखा था। देखो शायद ये देखो फिग ट्री लिखा था, फिग इन्फ्लोरेसेंस है, ट्री नहीं। तो यहां देखो ये गलती, यानी दोनों ही स्टेटमेंट गलत थे, दोनों स्टेटमेंट गलत हुए, तो यानी फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट, आंसर सेकंड। तो आपको गलतियां पता चली कहां कहां पे थी। 158 नंबर, विच इज द मेन फंक्शन ऑफ द स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग द माइटोसिस। स्पिंडल फाइबर का क्या काम है, स्पिंडल फाइबर का क्या काम था, तो वो क्रोमोसोम्स को अलग करता है। आपने देखा होगा सेंट्रोमियर को स्प्लिट करके क्रोमोसोम को अलग कर देता है, यानी कि सीधे सीधे पहला ऑप्शन आ रहा है, टू सेपरेट द क्रोमोसोम, यानी ड्यूरिंग माइटोसिस स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाता है काइनेटोकोर ऑफ द सेंट्रोमियर से और उसको सेपरेट करने में मदद करता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या होगा, सीड आर इनक्लोज्ड इन द फ्रूट्स, फ्रूट्स बनता ही नहीं है। फिर सीड्स आर नेकेड, हाँ ये सही है। उसके बाद सीड्स आर एब्सेंट, गलत। जिम्नोस्पर्म हैव फ्लावर, गलत हो गया, आंसर होगा सेकंड, यानी आंसर सेकंड। Which of following statement regarding the function of adrenal medullary pyramid medullary hormone, कौन सा फंक्शन है एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन का, तो कौन सा फंक्शन है। इट कॉज, देखो एड्रीनल मेडुला से यानी एड्रीनलिन हार्मोन की बात कर रहा है, एड्रीनलिन हार्मोन की बात कर रहा है, तो एड्रीनलिन हार्मोन को देखते हैं, एड्रीनलिन हार्मोन की बात कर रहा है। इट कॉज प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन, ये प्यूपिल को डायलेट करता है, गलत हो गया। इट इज द हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, यानी ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा, सही है, इमरजेंसी के लिए ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाएगा।
पाइलो इरेक्शन करता है, यानी कि रोंगटे को इरेक्ट करता है, सही बात है, और इससे हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ये भी बात सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है दिए गए ऑप्शंस में से? तो बी, सी और डी। आंसर हो गया सेकंड। सोल्यूशन मैंने आपको बताया। 161, वाई कैन इंसुलिन बी गिवन ओरली टू द डायबिटिक पेशेंट? कई बार क्लास में कराया बच्चों कि ओरली क्यों नहीं दे सकते। ओरली इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि ये प्रोटीन है, पच जाएगी, पच गई तो फिर हमारे किसी काम की नहीं है, यानी हमारे किसी काम की नहीं रही। तो क्या लिखा है? ह्यूमन बॉडी विद एलिसिट द स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स, गलत है। इट विल डाइजेस्ट इन द जीआईटी, ये सही है कि ये डाइजेस्ट हो जाएगी। देखो लिखा है इंसुलिन कैन नॉट बी एडमिनिस्ट्रेटेड ओरली टू द डायबिटिक पेशेंट एज बीइंग प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल एंड विल बी द इन जीआईटी ट्रैक में। लिस्ट को मैच कराना है, लिस्ट को मैच कराना है। आइए देखते हैं क्या मैच कराने के बाद आंसर आएगा। टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट जो हो गया, देखो ये साल्विया साल्विनिया वाला बहुत बार मैंने आपको बताया है, इस साल्विया और साल्विनिया। तो देखो टेरिडोफाइट, ये हो जाएगा टेरिडोफाइट साल्विनिया यानी फोर्थ, और ब्रायो एंजियोस्पर्म साल्विया यानी फर्स्ट। ब्रायोफाइटा था पॉलीट्राइकम थर्ड, और जिम्नोस्पर्म में जिंको बाइलोबा यानी सेकंड। तो ए का फोर्थ, ए का फोर्थ, ठीक है, चारों ऑप्शन। ए का फोर्थ किसी में इसमें है, बी का थर्ड, बी का थर्ड इसमें है, इसमें भी है, सी का वन इसमें है, डी का सेकंड इसमें है, यानी आंसर हो गया सेकंड। आइए देखिए आंसर हो गया सेकंड। ये देखिए ब्रायोफाइट साल्विन टेरिडोफाइट साल्विनिया से मैच हुआ है, एंजियोस्पर्म साल्विया से मैच होगा, ब्रायोफाइट प्लॉरीट्राइकम से मैच होगा, और जिम्नोस्पर्म जो है जिंको से मैच होगा। तो ये बात मैंने आपको अभी बताया। 163 में देखते हैं, Who proposed the genetic code for amino acids should made for the 3 nucleotide? किसने प्रपोज किया था कि जेनेटिक कोड जो होता है वो 3 न्यूक्लियोटाइड के से मिलने से बनता है? तो ये जॉर्ज गैमो ने बताया था, जॉर्ज गैमो ने बताया था। क्रिक आपको पता ही है कि डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, ठीक है ना, वाटसन क्रिक दोनों ने मिल करके। जैकब एंड मोनेड आपने देखा था कि इन्होंने वो ओपेरॉन कॉन्सेप्ट दिया था, और स्टॉल ने आपको पता ही है कि क्या किया था उन्होंने, स्टॉल ने वो स्टॉल नाम के व्यक्ति ने। तो देखो इसके लिए एक्सप्लेनेशन भी दिया है, क्या दिया? जॉर्ज गैमो फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, जेनेटिक कोड को बताया कि 3 उसके न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं 3 न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं मैथ्यू मिशेल्सन और स्टॉल वाला आपने पढ़ा ही था कि प्रूफ करने की कोशिश करी थी सेमी कंजर्वेटिव को। इन एविल क्वार्टेट जो है किससे संबंधित है? एविल क्वार्टेट संबंधित है एलियन कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस से। हाँ, थर्ड से मैच हो जाएगा, थर्ड से मैच हो गया। XC2 में क्या आ जाएगा? XC2 में आ जाएगा क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है, फर्स्ट से मैच हो गया। लेंटाना कामारा एलियन स्पीसीज इन वेसल, लेंटाना वहां दिया हुआ है सेकंड। डोडो एक्सटिंक्ट हो चुका है, एक्सटिंक्शन हो जाएगा इसका, यानी ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का फोर्थ, यानी ऑप्शन देखें तो ऑप्शन आ जाएगा आपका सेकंड। एविल क्वार्टेट कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस से आएगा, XC2 क्रायो प्रिजर्वेशन से आएगा, यानी -196 डिग्री सेल्सियस पर आएगा, यानी लिक्विड नाइट्रोजन के टेम्परेचर पर आएगा। लेंटाना कमारा एलियन स्पीसीज इन वेसल पर आएगा, डोडो एक्सटिंक्शन पर आएगा। Which of following hormone released from the pituitary are actually synthesizing in the hypothalamus? हाइपोथैलेमस से कौन सा निकलेगा? तो LH बोला गया, LH तो नहीं निकलेगा, ADH निकलेगा। आपको पता है कि ADH बनता तो वहां पे है, लेकिन स्टोर होने के लिए आता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी यानी कि न्यूरोहाइपोफाइसिस में। तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया, ये गलत होगा, ये गलत होगा, क्योंकि न्यूरोहाइपोफाइसिस जिसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी या पार्स नर्वोसा भी कहते हैं, ये स्टोर करता है 2 हार्मोन, ऑक्सीटोसिन और जिसको ऑक्सीटोसिन और दूसरा वैसोप्रेसिन या ADH।
दोनों एक्चुअली में बनते हैं हाइपोथैलेमस में और दोनों को एक्सॉन द्वारा लाया जाता है न्यूरोहाइपोफाइसिस में और पास डिस्टेलिस एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं और ये एफएसएच और एलएच को निकालता है और एसीटीएच भी यहीं से निकलता है। कह रहा है कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम का काम क्या है, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम का काम क्या है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम का काम क्या है इकाइनोडर्मेट में। तो देखो रेस्पिरेशन एंड लोकोमोशन में तो मदद करना ही करना चाहिए क्योंकि ये तो मालूम ही है कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम है तो रेस्पिरेशन में मदद करेगा ही, ठीक है। उसके बाद एक्सक्रीशन एंड लोकोमोशन में नहीं करेगा, क्यों, इकाइनोडर्मेटा में एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट हो जाता है, क्लियर, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट हो जाता है। कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, हाँ ये कर सकता है, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करेगा। डाइजेशन रेस्पिरेशन नहीं करेगा, डाइजेशन एक्सक्रीशन नहीं करेगा, तो आंसर हो जाएगा ए एंड सी ओनली, यानी ए भी सही है और सी भी सही है, तो ये दो काम करेगा, आंसर हो गया सेकंड, ठीक है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करता है, आपकी एनसीईआरटी की लाइन है वहीं से लिया गया है। एक्सक्रीशन कहां से होता है, जनरल बॉडी सरफेस, क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। Which of following type of immunity is present at the time of birth and non-specific type of the defense in the human body? Human body के लिए non-specific type of defense दे रहा है। देखो non-specific दे रहा है तो ये तो specific होगा acquired, innate सही है बच्चों, innate सही है, और ये तो इसी के दो भाग है CMI और HMI, तो यानी कि आपका सही आंसर हो गया सेकंड। ये गलत, ये गलत, ये गलत। देखो क्या लिखा, आंसर सेकंड, इनेट इम्यूनिटी नॉट स्पेसिफिक होती है, एट द टाइम ऑफ बर्थ होती है, और अकम्प्लिश प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर, डिफरेंट टाइप के बैरियर होते हैं जो दुश्मन को अंदर आने से रोकते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है स्पेसिफिक होती है, मेमोरी इसकी पहचान होती है, और इम्यून सिस्टम जो होता है बी लिम्फोसाइट जो होता है एचएमआई को कंट्रोल करता है, और जबकि जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो सीएमआई को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, in bryophytes the gemma help in which of following, which one of the following, bryophytes में जेमा जो है वो मदद करता है किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में या गैसियस एक्सचेंज में। तो जेमा कब जो होते हैं, आपकी एनसीईआरटी का लाइन है कि जेमा जो होते हैं ग्रीन स्ट्रक्चर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, एसेक्सुअल बड होते हैं, डेवलपमेंट होता है इनका स्मॉल रिसेप्टिकल में जिसको जेमा कप कहते हैं, और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करता है इन ब्रायोफाइट्स, तो आंसर हो जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, फ्रॉग में जो रीनल पोर्टल सिस्टम होता है उसमें स्पेशल वेस्कुलर कनेक्शन होता है, कहां से कहां के बीच ये पाया जाता है तो देखो रीनल पोर्टल सिस्टम जो होता है वो स्पेशल वेस्कुलर कनेक्शन होता है जो लिंक करता है किसको, लोअर रीजन को किडनी से लिंक कर देता है, यानी लोअर लिम्स को किडनी से लिंक करेगा, यानी लीवर एंड इंटेस्टाइन गलत हो गया, लीवर एंड किडनी भी गलत हो गया, किडनी एंड इंटेस्टाइन गलत, ये किडनी एंड लोअर लिम। देखो एनसीईआरटी की लाइन है कि इन फ्रॉग स्पेशल वेस्कुलर कनेक्शन होता है लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में, और किडनी और लोअर पार्ट के बीच में भी होता है। जो पहले वाला है इसको हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और जो बाद वाला होता है इसको रीनल पोर्टल सिस्टम कहते हैं, तो हमसे पूछा गया था रीनल पोर्टल सिस्टम, आंसर होगा चौथा। वन 170 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, इन इकोसिस्टम देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन टू कंज्यूमर, सही बात है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है सन से कंज्यूमर तक, ये बात सही है, बिल्कुल करेक्ट है। फिर कह रहा है स्टेटमेंट सेकंड, इकोसिस्टम आर एग्जम्प्ट फ्रॉम द सेकंड लॉ, एनसीईआरटी में नॉट एग्जम्प्ट फ्रॉम द सेकंड लॉ, यानी फर्स्ट को भी फॉलो करता है सेकंड को भी फॉलो करता है, यानी फर्स्ट को भी फॉलो करता है सेकंड को भी फॉलो करता है, यानी स्टेटमेंट वन एंड बोथ आर करेक्ट गलत, स्टेटमेंट वन एंड बोथ आर इनकरेक्ट गलत, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट सही है, स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट सही है, और स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, ये गलत है, यानी ये आंसर हो गया थर्ड। सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द इकोसिस्टम एक्सेप्ट डीप हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, and energy flow is unidirectional from sun to producer and producer to consumer, or ecosystem are not exempt from the second law of thermodynamics, they need to constant supply of synthesize the molecule they require to counter the universal tendency towards the increasing in disorderliness, NCERT की लाइन। रूबिस्को के लिए कौन सी बात सही है, रूबिस्को एक्टिव होता है डार्क में, ये बात तो गलत लग रही है, डार्क में कब एक्टिव होगा, और हायर एफिनिटी होती है CO2 के लिए, और यहाँ लिख रहा है हायर एफिनिटी ऑक्सीजन देन CO2, गलत हो गया। इट हैज एंजाइम दैट द फोटोलिसिस ऑफ द वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए ये एंजाइम यूज नहीं होता, बल्कि वो तो होता है OEC ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स,
जो कि फोटो सिस्टम सेकंड का पार्ट होता है, और नॉन साइक्लिक में निकलता है कि साइक्लिक में? जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि ऑक्सीजन कहाँ निकलता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में? तो इट इज एंजाइम इन्वॉल्व इन फोटोलिसिस, गलत हो गया। इट इज कैटालिसिस कार्बोक्सिलेशन आरयूबीपी को CO2 के साथ जोड़ करके और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है, जिसका नाम कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। आंसर हो जाएगा चौथा। देखो लिखा है कार्बोक्सिलेशन इज मोस्ट क्रूशियल स्टेप, जिसमें CO2 को जोड़ दिया जाएगा, कार्बोक्सिलेशन करा दिया जाएगा, एंड दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द रुबिस्को सिंस द एंजाइम हैज ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, इसलिए उसका नाम पड़ गया रुबिस्को। और लिखा है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर जीन क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग के लिए क्या नहीं चाहिए? देखो कैची तो चाहिए ही चाहिए, कैची चाहिए, लाइगेज यानी जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज भी चाहिए, डीएनए म्यूटेज नहीं चाहिए, और डीएनए रिकॉम्बिनेज भी नहीं चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। तो क्या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए सी एंड डी ओनली, पहला ऑप्शन सी एंड डी ओनली, आंसर 1 सी एंड डी नहीं चाहिए। फिर 173 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द प्लांट, यानी कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और सही आंसर देना है पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड बाय ऑक्सीजन, हो सकता है। प्लांट रेगुलेटर, पूरा क्वेश्चन क्या है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाँ रीड कर लिया आंसर कैसा? हाँ यहाँ से चूज करना है। तो देखो पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड बाय द ऑक्सीजन, ठीक है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कैन इन्वॉल्व इन द प्रमोशन एज वेल एज इनहिबिशन ऑफ द ग्रोथ, हाँ दोनों कर सकते हैं। डी डिफरेंशिएशन इज द प्री रिक्विसाइट फॉर द रीडिफरेंशिएशन, यानी डी डिफरेंशिएशन पहले से ही होना चाहिए रीडिफरेंशिएशन से, डी डिफरेंशिएशन पहले से ही होना चाहिए, पहले होता है डिफरेंशिएशन फिर डी डिफरेंशिएशन फिर रीडिफरेंशिएशन, सही। एब्जॉर्प्शन सॉरी एब्सकॉर्बिक एसिड इज प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, गलत हो गया। फिर उसके बाद एपिकल डोमिनेंस प्रमोट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड, एपिकल डोमिनेंस प्रमोट द ग्रोथ नहीं, इनहिबिट करता है, तो ये गलत हो गया। यानी कि क्या पूछा है? ऑप्शन वाइज चले, ऑप्शन वाइज ए बी एंड सी। हाँ ए सही था, सही है, बी भी हमने सही बताया और सी भी सही बताया, यानी ए बी और सी सही है, गलत है सी डी और ई, तो यानी ए बी एंड सी ओनली, आंसर 1। और यही चीज यहाँ एक्सप्लेन कर दी गई है। विच ऑफ फॉलोइंग इज द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन को रोकने वाला फैक्टर कौन सा है? देखो ट्रांसक्रिप्शन को रोकने की बात करी गई है, ट्रांसक्रिप्शन की बात करी गई, यानी डीएनए से आरएनए जब बनता है उसको रोकने की बात की गई। तो ट्रांसक्रिप्शन को रोकने के लिए कौन सा फैक्टर होता है? रोहू फैक्टर, जबकि स्टार्ट करने के लिए सिग्मा, स्टार्ट करने के लिए सिग्मा, सिग्मा फैक्टर। तो आंसर क्या है? प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज ओनली कैपेबल ऑफ इलॉन्गेशन and it is transiently with the sigma factor and terminate factor rho initiate and terminate the transcription respectively, यानी स्टार्ट करने के लिए सिग्मा फैक्टर और खत्म करने के लिए रो फैक्टर जिम्मेदार होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड। और फ्रॉग की स्किन जो होती है और बक्कल कैविटी, और उसकी स्किन बक्कल कैविटी और लंग्स और ये सारे रेस्पायर करते हैं, तो उसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या है? स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वाटर बट फॉल्स फॉर द लैंड, कह रहा फ्रॉग रेस्पायर करता है स्किन से और बक्कल कैविटी से ऑन लैंड, स्किन से और बक्कल कैविटी से ऑन लैंड, एंड ये इससे कर रहा है स्किन एंड बक्कल कैविटी, एंड लैंड पर करता है स्किन बक्कल कैविटी और लंग से। तो कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट इज ट्रू बट फॉल्स फॉर द लैंड, पानी के लिए सही है बातें और लैंड के लिए गलत है, गलत है। फिर द स्टेटमेंट इज ट्रू बोथ फॉर इन बोथ इन्वायरमेंट, गलत। द स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर वाटर, हाँ ये फॉल्स है क्योंकि स्किन द्वारा सिर्फ सांस लेता है पानी में, वाटर, बट ट्रू फॉर द लैंड, तो ट्रू होगा लैंड के लिए क्योंकि लंग्स की बात आ गई ना, आंसर थर्ड हो जाएगा। देखो लिखा भी है वाटर में फ्रॉग केवल स्किन से करता है, बक्कल कैविटी से नहीं करता, ये मैंने आपको अभी बताया। लैंड पर बक्कल कैविटी, स्किन और लंग्स तो जरूर करेगा, यानी तीनों टाइप का होगा। ट्विंस आर born to a family that lives next door to you. The twins a boy and a girl. Which of following is true? देखो एक लड़का हो रहा है एक लड़की हो रही है, मतलब वो
डाइजाइगोटिक ट्विंस हो सकते हैं। मोनोजाइगोटिक में सेक्स सेम रहता है, यानी डाइजाइगोटिक या फ्रेटर्नल ट्विंस हो सकते हैं। ये देखो लिखा है फ्रेटर्नल ट्विंस या डाइजाइगोटिक होगा तभी दो सेपरेट एग दो अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज होगा, इसीलिए क्या होगा फ्रेटर्नल ट्विंस बोल सकते हैं। फ्रेटर्नल का मतलब होता है डाइजाइगोटिक ट्विंस। डाइजाइगोटिक ट्विंस तभी सेक्स सेम है। Which of following microbes is not involved in the preparation of household product? हाउसहोल्ड प्रोडक्ट के प्रिपरेशन के लिए कौन सी चीज इन्वॉल्व नहीं होती? एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर। और उसके बाद लैक्टोबैसिलस, हाउसहोल्ड के लिए एस्परजिलस नाइगर, ठीक है, एस्परजिलस नाइगर, यानी कि ये हाउस होल्ड में नहीं लगा था इससे, क्योंकि हम लोग ने एसिड बनाए थे। लैक्टोबैसिलस हाँ हाउस होल्ड के लिए चाहिए, ये सही है, ठीक है। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम चाहिए हमें, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम हाँ सही है। और सैक्रोमाइसिस सेरीवेसी नॉट इन्वॉल्व पूछ रहा है, तो पहला इन्वॉल्व नहीं होगा और ट्राइकोडर्मा नहीं चाहिए। ये एक तो ये इंडस्ट्रियल के लिए पढ़ा है और ये भी इंडस्ट्रियल में पढ़ा है, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, ठीक है। सैक्रोमाइसिस चाहिए, प्रोपियोबैक्टीरियम सर्मनी से चीज बनाते हैं घरों के लिए चाहिए, यानी कौन सी चीज नहीं चाहिए? ए और सी, यानी कि सेकंड, ए और सी, यानी आंसर होगा सेकंड। देखो लिखा है लैक्टोबैसिलस कर्ड के लिए चाहिए, सैक्रोमाइसिस से पाम सैप से और टोडी ड्रिंक बनाई जाती है, उसके अलावा प्रोपियोबैक्टीरियम से स्विस चीज बनाई जाती है, एस्परजिलस से सिट्रिक एसिड निकाला जाता है, ट्राइकोडर्मा से साइक्लोस्पोरिन ए निकालते हैं जो कि वो बायो कंट्रोल एजेंट है। लिस्ट को मैच कराना है। प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन कॉर्पस लूटियम से निकलेगा, ए का 4 हो जाएगा, लेकिन इस ओवरी से भी निकल सकता है। रुकिए, रिलैक्सिन ओवरी से निकाल दो, इसको वहां से लूटियम से निकालो, ये सेकंड हो जाएगा। एमएसएच, एमएसएच पार्स इंटरमीडिया से निकाल दो। अच्छा, कैटाकोलामीन ये एड्रिनल मेडुला के लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया है, यानी ए का 4, ए का 4, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट, ए का 4, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड, यानी फर्स्ट आ जाना चाहिए, यानी फर्स्ट आ गया। देख लो, बोला है ना प्रोजेस्ट्रॉन जो है कॉर्पस लूटियम से निकलेगा। रिलैक्सिन जो होता है वो प्रोटीन का बना हुआ हार्मोन होता है, ओवरी से निकलता है, वो भी लेटर स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसी में, एनसीईआरटी की लाइन है। एमएसएच जो होता है प्रोटीन का बना हुआ हार्मोन है, पार्स इंटरमीडिएट यानी इंटरमीडिएट से निकलता है, और कैटेकोलामीन अमीनो एसिड डेरिवेटिव होता है, एड्रेनल मेडुला से निकलता है। ये बात सही है। 179 ब्लू एंड व्हाइट स्क्रीनिंग पे हम लोग ने चर्चा की थी, तो कह रहा है ब्लू और व्हाइट स्क्रीनिंग पे जब हम लोग ने चर्चा की तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि ब्लू कलर कॉलोनी में डीएनए इंसर्ट हो गया था, नहीं गलत हो गया, ब्लू कलर कॉलोनी में डीएनए इंसर्ट हो गया था एंड दे आइडेंटिफाइड एज द रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी, गलत हो गया, ब्लू कलर वाले में नहीं व्हाइट वाले में हुआ था। द कॉलोनी विदाउट ब्लू कलर यानी व्हाइट वाली में डीएनए इंसर्ट हो गया था और उसे आइडेंटिफाई किया था आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी के रूप में, ये सही है। यानी फर्स्ट गलत है, स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है और सेकंड सही है, यानी कि चौथा, ये देख लो चौथा हम लोग ने अभी करा था। 180 क्वेश्चन ये सीधे सीधे वल्हस पर लॉजिस्टिक ग्रोथ का है, इसमें सीधे सीधे एनसीईआरटी में दिया है dn/dt बराबर rnk माइनस n/k वेयर k इज कैरिंग कैपेसिटी। तो बच्चों सारे के सारे बायोलॉजी की क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया। तो बच्चों अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। इसी तरह से फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी सॉल्यूशन जल्दी आपको मिलने जा रहा है। गुड लक बच्चों, टेक केयर।